अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? तो जनाब आज हमें थोड़ा सा गला ख़राब, और बताऊं क्यों है ये गला? इसलिए ख़राब है कि मैंने रात को खाई आइसक्रीम, फिर उसके बाद पी मैंने कोल्ड ड्रिंक, और फिर उसके बाद मैंने खा लिया फास्ट फूड। अब आप देखें कि ये जो सीक्वेंस है, ये उल्टा पुल्टा सीक्वेंस, इसकी वजह से गला भी ख़राब हो जाता है और इसकी वजह से माइग्रेन भी हो जाता है। लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि आप ऐसी चीज़ें करें क्योंकि आप इंजॉय करना चाहते हैं, तो मैंने तो कर ली, लेकिन आप लोगों ने नहीं करनी। उसकी रीज़न ये है क्योंकि इससे आपका गला ख़राब हो जाएगा, ईद ख़राब हो जाएगी। और ईद में भी आपने ऐसी चीज़ें नहीं करनी है कि कभी जो है वो आप मटन खा रहे हैं, फिर उसके बाद जो है वो आप दोबारा से बोटियाँ खा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मिल के जो है ना वो मैदे को कर देती हैं ख़राब। लेकिन कभी कभी इंजॉय करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। अच्छा जी, वैसे तो आज का जो हमारा शो है वो बड़ा स्पेशल शो है। स्पेशल इसलिए क्योंकि अब ईद के जो दिन हैं वो करीब आ रहे हैं, और इन दिनों में जो ख़बरें होती हैं वो उस तरह की ख़बरें होती हैं कि उससे आपको पता चलता है कि इस ईद पे कौन सा जानवर कितना महंगा हो गया और क्या सूरत हाल है। लेकिन आज शो के आगाज़ में मैं बात करना चाहूँगी नेकी की। जी हाँ, नेकी की ताकत क्या होती है। तो नेकी की ताकत के बारे में वैसे तो हम सभी जानते हैं, और यही बात होती है कि नेकियां जो होती हैं वो आपके काम आती हैं। लेकिन कैसे काम आती हैं? सवाल ये है कि नेकियां कैसे काम आती हैं। तो नेकियां ऐसे काम आती हैं कि जब आप कोई नेकी करते हैं और नेकी करके भूल जाते हैं, तो उसके बाद आपको पता भी नहीं होता कि आप जब किसी मुसीबत में होते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए कोई ऐसे रास्ते बनाता है कि आप सोच भी नहीं पाते हैं कि ये मुआवजा आपके साथ कैसे हो गया। आपने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि हमने नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा होगा, या हमें ये तोहफ़ा मिल जाएगा, या हमें ये नौकरी मिल जाएगी, या हमें ये इनाम मिल जाएगा, या हमारे साथ ये हैपनिंग सारी हो जाएंगी। उसकी रीज़न ये होती है कि आपने कहीं ना कहीं किसी के साथ कोई एक ऐसी नेकी की होती है जिसकी आपने तशहीर भी नहीं की होती, और जिसको करके आप वाकई सच्ची खुशी महसूस करते हैं। तो नेकी की ताकतें इस तरह से होती हैं कि जब आपके पेरेंट्स भी नेकियां करते हैं तो वो भी औलाद के रास्ते में आती हैं, और जब माँ बाप नेकियां करते हैं, माँ बाप लोगों की मदद करते हैं, तो उनके बच्चों की भी आगे लोग मदद करते हैं। लेकिन जब भी आप किसी के साथ नेकी करें तो उसकी तशहीर ना करें। जब भी आप किसी के साथ एहसान करें तो उसके बारे में बात ना करें, बशर्त ये कि वो शख्स खुद आपके साथ बहुत अच्छा हो, बशर्त ये कि वो शख्स खुद आपके लिए मज़ीद कोई इस तरह की चीज़ें ना कर रहा हो जिससे आप हर्ट हों। हाँ, बात सारी ये है कि नेकी कब, कहाँ और कैसे करनी चाहिए। क्या नेकी करने के लिए बहुत सारे पैसे होने चाहिए? क्या नेकी करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है? नहीं, नेकी जब आप अपने घर से निकलते हैं तब से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने ड्राइवर के साथ आ रहे हैं तो आप तब भी नेकी कर सकते हैं। अगर वो उसको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, अगर वो आपसे कोई चीज़ डिस्कस करता है, अगर वो आपसे कोई बात कर रहा है, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। अब हेल्प क्या पैसों से की जा सकती है? नहीं। अच्छा मशवरा देना नेकी है, अच्छी बात कहना नेकी है, दो लोगों में सुलह कराना नेकी है, किसी के घर में जाके किसी का झगड़ा ख़त्म कराना नेकी है, लोगों में, ख़ानदानों में आपस में एका कराना नेकी है, अपने माहौल में, ऑफिस के माहौल में लोगों को लड़ते हुए देखना फिर उनकी सुलह कराना नेकी है, किसी के काम आ जाना नेकी है। आप देख रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम में है, कोई मुश्किल में है, कोई किसी चीज़ से इरिटेट हो रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम को दूर कर देना नेकी है। किसी को घबराहट हो रही है तो उसके साथ बैठ के उसको पानी दे देना नेकी है। तो ये वो तमाम तर नेकियां हैं जो कि ऐसी ही नेकियां हैं जो दिन भर अगर आप करेंगे तो ये आपके काम आती हैं। और कब काम आती हैं, ये सरप्राइज़ जो होता है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो जिनके माँ बाप नेकियां करते हैं उनकी औलादों के काम आती हैं, जो खुद नेकियां करते हैं फिर उनकी आगे जनरेशन में, और ख़ुद दिन भर की ये नेकियां पूरा साल आपके काम आती हैं। तो नेकियां करते जाएं और अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों के साथ अच्छे से पेश आएँ। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं हम कि सुबह सुबह उठ के लोग चाहते हैं कि वो फेस की एक्सरसाइज करें। अब फेस की ये एक्सरसाइज करने के लिए कुछ ऐसा नहीं करना आपको कि आपको 15 मिनट लगाने, 10 मिनट लगाने, आपको जस्ट 5 मिनट्स लगाने या शायद उससे भी कम, और आपकी जो फेस की एक्सरसाइज है वो हो जाएगी। इससे आपका फेस पतला दिखेगा और इससे जो है वो आपकी स्किन भी जो है, जो स्किन टाइटनिंग का प्रोसेस है वो हो जाएगा। तो उठ के आपने कुछ नहीं करना, उठ के आपने मुस्कुराना है,
अपनी आँखों को, अपने आई बॉल्स को जो है वो चारों तरफ घुमाना है और उसके बाद आपने जो है वो अपवर्ड यानी कि हाथों से जिस तरह फेशियल करते हैं उस तरह से अपने चेहरे का मसाज करना है किसी भी क्रीम से, किसी भी मॉइस्चराइज़र से। 2 से 3 मिनट में हो जाएगी आपकी स्किन अपलिफ्ट, चेहरा टाइट टाइट हो जाएगा और फ्रेशनेस आ जाएगी, मसल्स जो हैं उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगी। अच्छा जी, अब कुछ बात करते हैं ज़बरदस्त चीज़ की, ये है क्रिकेट। और क्रिकेट जो है ना वो हमारे कहना चाहिए कि पाकिस्तानियों का पैशन है, लहू लहू में क्रिकेट है और क्रिकेट के हम दीवाने। तो भाई अब क्रिकेट हो रही है ओवर 40, जी हाँ, लेजेंड्स की क्रिकेट देखने को मिलेगी। और भाई कैसे मिलेगी, और ख़बर कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान और ओवर 40 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने जा रहा है। यानी जे पाकिस्तान जो है वो ओवर 40 वर्ल्ड कप की अब मेज़बानी करने जा रहा है। इसमें मेनली आप देख रहे होंगे कि लाला नज़र आ रहे हैं फुटेज में। अच्छा जी, भारत ने शिरकत की तस्दीक कर दी है। ओके, तो भारत भी इसमें शरीक होगा। आलमी कप जो है वो 1 से 13 दिसंबर तक कराची में मुनक्किद होगा। अच्छा जी, आलमी ओवर 40 क्रिकेट वर्ल्ड कप में दुनिया के मारूफ क्रिकेटर्स एक्शन में नजर आएंगे। पहली बार T20 फॉर्मेट पर होने वाले इवेंट में अब तक 16 ममालिक ने अपनी शिरकत की तस्दीक की है। और वेटेरियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं फवाद एजाज खान, ओवर 40 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ की टीम्स जो हैं वो शामिल होंगी। श्रीलंका, मुत्तहदा अरब इमारात, अमरीका, कनाडा, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड और वेल्स की टीम भी वर्ल्ड कप में मौजूद होंगी। तो ये खबर जो मैंने आपके साथ में शेयर की, इंतहाई इम्पॉर्टेंट खबर कि भाई अब हमारी जो ये मैच है ये होने जा रहा है। अच्छा, एक और खबर जो बड़ी ज़बरदस्त खबर है, और ये खबर सुन के जो है मुझे आजकल वैसे ही जो है ना, देखें जब से ये पाक भारत वाला इशू हुआ है उसके बाद जो पाकिस्तान ने किया है इंडिया के साथ, तो ये वाली ईद जो है ना इसका मज़ा दुबाला हो गया, यानी डबल द मज़ा आप कह सकते हैं। और एक और खबर जो कि सामने आई तो मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी हुई। खबर ये है कि भाई पाकिस्तानियों, हमारे बारे में कहा जा रहा है कि हम एज नेशन दुनिया की ब्रिलियंट नेशन है। जी हाँ, हमारे जो ब्रेन्स हैं ना वो ज़बरदस्त हैं और हम काम करने में सबसे ज़्यादा आगे हैं, बिल्कुल। और इसके लिए हर पाकिस्तानी को प्राउड फील करना चाहिए कि नेशन वाइज हमें कहा गया है कि हम सबसे आगे हैं और हमारे जो ब्रेन्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त काम करते हैं। तो जनाब, इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोपियन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हालिया आलमी सर्वे में पाकिस्तानियों को दुनिया की चौथी ज़हीन तरीन कौम करार दिया गया है। मतलब आप सोचें कि कितने सारे ममालिक हैं, लेकिन हम जो है वो चौथी ज़हीन तरीन यानी इंटेलिजेंट जो है वो कौम करार दिए गए हैं। अच्छा, और ये जो तहकीक है ये 125 ममालिक में जहानत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेते हुए पाकिस्तान की शानदार ज़हनी सलाहियतों और काबिलियत को उजागर करती है। सो दिस इज़ अमेजिंग न्यूज़। और आप देखें कि जिस मुल्क के बारे में पूरी दुनिया में क्या बातें की जा रही थी और अब जिस तरीके से एक के बाद एक ही अच्छी खबरें सामने आ रही हैं, तो दैट्स रियली ग्रेट। बेस्ट विशेस पाकिस्तानियों। और वाकई जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि टैलेंट की कमी जो है वो पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा जी, नाउ व्हाट वी हैव, अब चलते हैं मौसम की जानिब और आपको बताते हैं कि आज दिन भर जो है वो मौसम कैसा रहेगा। तो 11 बजे जो है वो ओवरऑल मौसम है वो कुछ रहेगा 34 सेंटीग्रेड, 12 बजे जो है वो 34 सेंटीग्रेड, 1 बजे जो है वो 35 सेंटीग्रेड एंड 2 बजे जो है वो ऑल्सो 35 सेंटीग्रेड जो है वो मौसम रहेगा। और शहर कायद में जो ओवरऑल मौसम है उसकी जो महकमा मौसमियात पेशगोई करता है या बताता है वो कुछ इस तरह से है कि मौसम जो है वो गर्म और मरसूब रहेगा। अच्छा, मौजूदा जो दर्जा हरारत है वो 31 सेंटीग्रेड है, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 तक जाने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत जो है वो 35 डिग्री तक महसूस की जा रही है। अच्छा, मगरिब सिम से 15 से 19 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 60% से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। और शहरी दोपहर 11 से 3 बजे तक घरों से गैर ज़रूरी ना निकलें। अच्छा, ये मशवरा जो है माहिरीन की जानिब से दिया गया है। और फिर उसके बाद जो है गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। तो जनाब, ये तो मैंने आपके साथ में जो है वो मौसम का हाल शेयर किया। अब कुछ माल का हाल भी जान लेते हैं कि माल का हाल क्या है। और इसके लिए बहुत सारे लोग जो है वो वेट करते हैं कि आज वो जान सके कि करेंसी क्या है। सो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स 187, कैनेडियन डॉलर्स 21, यूरो जो है वो 323 है और कुवैती दिनार जो है वो 922 है। अच्छा, व्हाट वी हैव नेक्स्ट, ओके, यूके पाउंड जो है वो 383 है, सऊदी रियाल जो है वो 75 है, स्विस फ्रैंक जो है वो 338 है,
और यूएस डॉलर जो है वो है 284 पर। तो अब चलते हैं और जल्दी से आपको बताते हैं कि गोल्ड के रेट क्या हैं। गोल्ड जो है एक दफ़ा फिर से हो गया है महंगा। अच्छा, सोना फिर हुआ महंगा। आलमी मार्केट में सोना $59 महंगा होकर $3,347 फी औंस पर पहुंच गया। 1 तोला सोना 5,900 रुपये महंगा हो गया और 1 तोला सोने की कीमत 3,53,100 रुपये पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 5,058 रुपये महंगा, कीमत 3,02,726 रुपये पर पहुंच गई। 1 तोला चांदी 3,456 रुपये पर ही बरकरार है। तो जनाब ये हो गए गोल्ड के रेट्स। और अब आपको बताते हैं मवेशी मंडी का हाल। तैयारी कर ली है, लोग रेडी हैं, जानवर मिल गया है, लेकिन जिन्हें नहीं मिला है वो हमें कॉल करके बता सकते हैं कि वो किस तरह का जानवर ढूंढ रहे हैं। तो हम आपको बताएंगे कि आप कौन सी मंडी से जाके जानवर ले लें। तो भाई मवेशी मंडी में इस वक्त सूरत हाल जो है ना वो नेक टू नेक है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं, खुश भी हैं। खुश वो हैं जिनको अपनी पसंद का जानवर मिल गया है, परेशान वो हैं जिनको अपनी पसंद का जानवर ही नहीं मिल रहा है। और ये ये बड़ी प्रॉब्लम है कि आप जिस तरह का जानवर लेना चाहते हैं उसमें पता है क्या प्रॉब्लम आती है। आप कहते नहीं मुझे तो वाइट कलर का चाहिए, नहीं मुझे ब्राउन कलर का चाहिए, नहीं मुझे इस तरह का चाहिए, मुझे थोड़ा एक्टिव चाहिए। भाई इसमें भी जो है ना वो पर्सनल चॉइसेस हैं। तो ये आप देख सकते हैं सूरत हाल। ईद उल अज़हा में अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और शहरियों ने मवेशी मंडी का रुख कर लिया है। जिन्होंने नहीं भी ख़रीदना है अभी फौरी तौर पर, जो चांद रात तक लेंगे वो भी ज़रा विज़िट करके आते हैं और वो कहते हैं ज़रा देख के आते हैं भाई क्या दाम चल रहे हैं। तो नॉर्दर्न बाईपास पर जो है वो मवेशी दोस्त मंडी अब लग गई है। अच्छा, मवेशी दोस्त मंडी से अब तक मजमूई तौर पर 1,25,000 के करीब जानवर फ़रोख्त हो चुके हैं। तो अगर आपने ये मवेशी दोस्त मंडी का रुख नहीं किया है, वैसे काफ़ी दोस्ताना माहौल लग रहा है इस मंडी का मुझे वाकई, तो यहाँ जाएं, विज़िट करें। और गुज़िश्ता साल की निस्बत मवेशी दोस्त मंडी में 50,000 से ज़ायद जानवर जो हैं वो आए हैं। सहूलियात भी यहाँ पर काफ़ी मौजूद हैं, आपको किसी दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में हर आने वाले साल हर चीज़ महंगी हो रही है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर भी ना हो। लेकिन व्यापारी की अपनी डिमांड है, मगर ख़रीदार अपने हिसाब से अपने मुताबिक जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर ख़रीदारी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है ना आप लोगों पे कि आप लोग किस तरीके से जो है वो अपना सौदा लगा कर आते हैं या किस तरीके से जो है वो आप जानवर के रेट्स लगाते हैं, क्योंकि ये बड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन इसमें मज़ा भी बहुत आता है। खैर, शो में या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दीगर जो है वो टॉप स्टोरीज आपके साथ में शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब हम न्यूज़ सेशन में आ चुके हैं और इसमें साथ साथ जो है इंट्रोड्यूस कराने से पहले हमारे करस्पॉन्डेंट को, ब्यूरो चीफ कराची को, आपके साथ ज़रा दालों के रेट शेयर कर लेते हैं, क्योंकि आपने जाना होगा ग्रॉसरी करनी होगी। उससे पहले ये स्टैटिक रेट सुनते जाइए कमिश्नर कराची की। तो भाई जो दाल माश है उसकी जो प्राइस है वो है 385, फिर जो नहीं, अच्छा माश की दाल बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसके बाद जो है मूँग की दाल जो है उसके प्राइस है 250, फिर उसके बाद जो मसूर की दाल है उसके जो प्राइस है वो है 260, फिर उसके बाद जो दाल चना है वो है 280 पर, फिर उसके बाद जो काबली चना है वो है 350 पर। अच्छा, उसके बाद जो है थोड़ी ही सी देर में आपको हमारे जो स्क्रीन है उसके ऊपर बीफ, चिकन और मटन और अंडे के जो है वो प्राइसेस मेंशन हो जाएंगे। और भाई अब क्योंकि जो मटन खाने वाले लोग हैं उन्होंने अभी से मटन और जो गोश्त है वो खाना छोड़ दिया है, क्योंकि 4 से 5 दिन बाद उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा खाना है गोश्त, तो ये तमाम तर चीज़ें। लेकिन अभी आपको आज बता देते हैं कि जो सिंध हाई कोर्ट है वहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनकी हेयरिंग है। तो सिंध हाई कोर्ट में जो है वो मिसिंग पर्सन की हवाले होगी, लीगल कंस्ट्रक्शन केसेस की हेयरिंग है और सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री केस जो है उसकी हेयरिंग है। अब बढ़ते जी हमारे करस्पॉन्डेंट की जानिब। ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई ने जो है वो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है और उसके साथ साथ जो है वो खुर्शीद भाई ने हमें ज्वाइन किया है। आज जो खबर है, ये खबर जब मैंने रात को ये खबर नहीं गो थ्रू की थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कहीं गई हुई थी, मैं बिज़ी थी। लेकिन जब मैं सुबह सो के उठी और मैंने ये खबर देखी तो मेरे जहन में मतलब अजीब सवालात भी आ रहे थे और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी होता है। जी हाँ, ऐसा हुआ है। और ये खबर कुछ इस तरह है कि मलीर जेल से कैदी फरार होने का ये मामला है। सर्कल नंबर 4 और 5 से 600 से ज़ायद कैदी बैरक से बाहर थे। अब इससे ज़्यादा मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं बताऊं। मैं अशरफ भाई से पूछती हूँ इनसाइड स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मतलब अशरफ भाई कैदी भाग गए और इस तरह से जो है ना वो एक्सप्लेनेशन आ रही है कि वो जहनी मरीज थे, जल्दी मिल जाएंगे और ऐसा था वैसा था। ज़रा मुझे ये बताइए ये कैसे पॉसिबल होता है कि कैदी भाग गए और इतनी बड़ी तादाद में भाग गए कि एक, चलो 2 कैदी भाग गए, 3 कैदी भाग गए, लिटरली 4 भाग गए, 600 भाग गए, 100 भाग गए, जो भी करंट तादाद है। कैसे भाग गए? जेल है क्या, मैदान था क्या, छुट्टी मिली थी स्कूल की, कैसे भाग गए? मतलब एक दीवार तोड़ दी, क्या हुआ? मतलब
क्या हुआ भाई, जो ये कैदी भाग क्या गए? हुआ जो सवाल है ना, हाँ, यही हमने भी सबसे ही पूछा। हाँ। अब जो पहले उन्होंने जो तज्जिया दिया तो मैं सुन के सीरियस, जी। पहले तो 30 सेकंड तक मैं सोचता रहा ये बोल क्या रहा है ना। कह रहे ज़लज़ले के झटके, ज़लज़ले जो आए थे ना उसकी वजह से जो है ना ये मॉब बाहर आया। अब वो लांडी जेल जो है वहाँ पे 6000 कैदी हैं, उसमें हर किस्म के कैदी हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो क्रिमिनल छोटी मोटी एक्टिविटी में उनको भी बंद किया हुआ था। अब हुआ ये कि जब ज़लज़ला आया बैक टू बैक आ रहा था तो वो सारे जो मुजरिम हैं वो एक जगह जमा हुए। हाँ। अब किसी ने बोला कि ज़लज़ले से दीवार क्रैक हो गई और दीवार गिर गई, ऐसा नहीं है। वो दीवार बहुत ऊंची है, वो बिल्कुल ढलाई करके ना पूरी दीवारें खड़ी की। हाँ। अगर शायद जो ये बयान दे रहे थे तो शायद वो जेल नहीं गए या सेंट्रल जेल नहीं गए। हाँ। सेंट्रल जेल की दीवार 3 फीट की है जी। अब वो ज़लज़ला भी आएगा तो हाँ वो पोर्शन गिर जाए तो समझ में आता है, लेकिन वो दीवार नहीं गिर सकती। तो वही जब पूछा तो सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ैद जंजार आए थे, रात गए, और जो उन्होंने बयान दिया उन्होंने कहा कि मॉब था और क्योंकि 5 से 6000 कैदी, क्योंकि जब वो ज़लज़ला आ रहा था बैक टू बैक तो लास्ट वाला आखिरी हुआ तो बहुत सारी तादाद में बाहर आए तो गेट की तरफ आ गए। गेट जो है उन्होंने दिखाया कि गेट एक साइड से टूट गया। हाँ। और उसके बाद जो निकले और नियर अबाउट 80 से 100 बता रहे हैं खुद अपनी ज़बान से। हाँ। सूबाई वज़ीर दाखिला के 80 से 100 के करीब गए। अब हम काउंटिंग करें, बाकियों को हमने फायर वायर जो पुलिस ने सिक्योरिटी के लिए और उन सब ने किए तो वो वापस चले गए थे। हाँ। लेकिन 80 से 100 के करीब जो भागे थे उसमें से 46 रात गए गिरफ्तार हो गए थे। अब मजीद जो है वो आगे जाने के मजीद कार्रवाइयाँ चल रही हैं, कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। अब कंसर्न ये है कि वो जो क्रिमिनल्स हैं ना, हाँ। अब वो निकले हैं क्योंकि जो वीडियो आई रात गए, वीडियो जो हमारी रिपोर्टिंग टीम मेरे पास भी आ रही थी, मैं भी डाल रहा था, तो उसमें जब वो देखा उन क्रिमिनल्स की तो सीरियस, मतलब उनके समझ रहे हैं जो हम लोग बातें करते हैं ना वो तक पब्लिक ने रोक के, भाई कौन, कह रहा बस भाई वो भाग गए, मौका लगा। कह रहे कहाँ जा रहे हो? कह रहे भाई दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी चले जाएंगे। ये शॉट दिए हैं उन्होंने। अब मेन ये है कि पुलिस वाले अब आप वो उधर ही घूम रहे हैं। उन्होंने फायर वायर किया, जो बताया है कि 5 लोग जख्मी हुए हैं, एक हलाक हुआ है जो वो मुजरिम था, और जो 5 जो हैं मुजरिम वो जख्मी हुए हैं, वो अस्पताल में हैं, और 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं इस मुठभेड़ में। अब मेन ये है कि अगर आपके 5 से 6000 कैदी हैं तो अब टाइम देखें, रात गए से लेके अभी तक काउंटिंग नहीं हुई है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि किस रेट वाले क्रिमिनल थे जो भागे हैं। अब एक होता है ना, जैसे कहते हैं सिग्नल पे ग्रीन होता है, ऑरेंज होता है, रेड होता है। रेड तो डेंजरस है ना, अगर कातिल है या वो है तो फिर तो इनको तो सुकून से बैठना नहीं चाहिए। अब मुजरिम तो कोई भी होगा ना वहाँ पे, तो जेल है और कैदी भागे, और इन दिनों में भागे तो बस फिर अल्लाह ही रहम करे। कराची वालों की तो शामत वैसे ही, मतलब हर जगह पे वैसे ही डर लगता है। और अब तो मेरे ख्याल में ये तो क्रिमिनल्स का कराची हो जाएगा, क्योंकि जगह जगह पे तो वो ये लोग होंगे और ये सुकून से तो बैठेंगे नहीं। और हैं भी ये बड़ी ईद के दिनों, तो कराची वालों प्लीज़ आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। तो अशरफ भाई, ये पॉसिबल कैसे हो गया कि भाग गए, चले ठीक है, दीवार गिर गई, जलजला आ गया, कुछ और हो गया, खबर नहीं लगी? जेल है ना, जब कोई भी नेचुरल या जब कोई भी कुदरती आफत आती है तो सबसे पहले जिस जगह पर जो लोग मौजूद होते हैं उनकी सिक्योरिटी या उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाता है ना, कि अच्छा जी बारिश हो रही है, जाके आप बैरकों का या जेलों का जाके आप देखाएं कि भाई क्या सूरत हाल है। 600 कैदी भाग गए। आप सोचें ये क्या कोई समझ में आने वाली बात है? मतलब दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस बात को। यही अभी जैसे सेंट्रल जेल की बात करते हैं जो शहर के बीच में है जी, और आप यकीन करें कि मेरे 2 साहब हैं PIB कॉलोनी, उधर एक हुआ कि उनको शक हुआ कि वो वहाँ से मोबाइल यूज़ करते हैं क्रिमिनल एक्टिविटी में, वहाँ जैमर लगा दिए। हाँ। मतलब आप या तो जेल ले जाओ भाई। अब वहाँ के जो इलाके इतना बड़े तादाद है, यानी PIB से शहीद मिलत पे शोरूम्स वाले हैं, गाड़ियों का काम करते हैं, वहाँ सामने कारोबार करते हैं, इस्लामिया कॉलेज पे सबका कारोबार जो है ना, क्योंकि मोबाइल कनेक्ट ही नहीं होता। आप जाएं तो जैमर होते हैं, वहाँ काम नहीं करते। और आज से नहीं, कई बरसों से वो चल रहा है। अब वो उनको पता है कि ये होता है, वो क्रिमिनल बाहर आउटसाइडर से कॉन्टैक्ट में होते हैं, ये सब करते हैं। उसी तरीके से ये देखे ना, इस जेल में भी तो मुजरिम थे ना, मतलब कोई वहाँ दर्ज तो नहीं मिल रहा था। अब वहाँ पे उसकी जो सिक्योरिटी के लिए, अब यहाँ पे वो कंसर्न है कि जो हमारे यहाँ सबसे पहले देखें जो VVIP मूवमेंट के लिए जो आप सिक्योरिटी देते हैं ना, अब आप खुद देख लें क्या हुआ है। यानी कि वो 6000 कैदी जो जेल में, अभी तो शुक्र करें 6000 में से 100 निकले। एग्जाम्पल 6000 में से 2000 निकल जाते, बिल्कुल क्या होता? बिल्कुल सही बात। मतलब सवाल तो ये बनता है ना, अब आप तो वहाँ पे फेल हो गए ना, क्रॉस करेंगे आपको। आप वहाँ पे अगर फायर भी करो, निकल गए भाई। और जो वीडियो आई है इलाके में घूम रहे लोगों ने पकड़ के बैठाया,
क्योंकि उनके पास कोई असला वसला तो था नहीं, इवन के जिस हालत में थे वो, तो उन्होंने कहा ये देख रहे थे कि वो किस टाइप के लोगों ने वहाँ के जो इलाका मकीन वहाँ पे उन्होंने उनको घेरा कि वो फायरिंग की आवाज़ आई, वो समझ गए कि भाई ये कैदी हैं, उनको पकड़ के बैठा दिया, पुलिस को फ़ोन कर रहे हो, सब है वीडियो। अब मेन ये कंसर्न है ना कि अगर आपके सिक्योरिटी इदारे हैं, क्विक रिस्पॉन्स, मैं फिर बोलूँगा कि आप कैमरे अगर लगा लेते हैं, CCTV लगा लें, आप सेफ सिटी बना लें, लेकिन उसके लिए चाहिए सेफ सिटी के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम, यानी कि जैसे आप अमेरिका में उधर 911 मिलाते हैं, आप यकीन करें 2 मिनट से तीसरा मिनट नहीं होता टीम पहुंच जाती है। तो हमारे यहाँ आप करके भी बैठ जाएं 15 पे, आप देखें कितनी देर में आते हैं। और ऊपर से आपको क्या बोलते हैं, आप वहीं खड़े रहें आप। मतलब आपको लूट रहा था, जहाँ पे लूट के गया वहीं खड़े रहें, पुलिस 15 आ रही है। मतलब आप अपना सिस्टम ठीक करें, पुलिस का निज़ाम ठीक करें। एक सवाल इस वक्त उठ रहा है, वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी, जो पुलिस तैनात थी, वो क्या सो रही थी? जब अगर ये मॉब बाहर आया तो उनको नज़र आ रहा होगा इतना बड़ा मॉब गेट की तरफ आ रहा है। वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि वो ज़लज़ले के झटके है, ज़लज़ला आ रहा था तो मॉब बाहर आ गया, मॉब आया तो इतनी बड़ी तादाद में लोग गेट पे गए, गेट तोड़ दिया, बाहर निकल गए। मतलब ये क्या बयान है भाई? मतलब अगर वो वहाँ पे आ रहे थे तो उससे पहले उनको वार्न के लिए फायर मारना चाहिए। ऑब्वियसली कुछ तो करना चाहिए था। क्रिमिनल्स हैं भाई, वो कोई मतलब वहाँ पे क्या दर्स लेने आए हुए थे? वो क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरह एक्टिविटी उनकी करनी चाहिए। अगर शहर में बाहर आ जाएंगे, उनको जेल में क्यों रखा हुआ है कि ये मजीद जराइम ना करें? बिल्कुल। अब उस मजीद जराइम के लिए आपने वहाँ ऐसा सेफ सिटी दिया है उन्होंने कि ना वहाँ पे वो गेट तोड़े, वो बाहर आ गए, और अब वो शहर में हम उनको ढूंढते रहो। अब वो कह रहे हैं कि उनके एड्रेस हैं, उनके हमारे पास पते हैं। वो भाई 25,000 क्रिमिनल तो IG ने बोला है कि पूरे सिंध में 25,000 क्रिमिनल घूम रहे हैं, उनको पकड़े हैं ना आप? उनको पकड़े हैं। अब जो जेल में थे उनको नहीं पकड़ पा रहे हैं आप, जो भागे हैं। अब बता रहे हैं कि 46 रिकवर हो गए, 46 रिकवर हो गए, और जो बाकी हैं आप काउंटिंग बताएं, फ्रंट पे आए मीडिया के सामने बताएं। 6,000 कैदी थे, 100 भागे, 50 पकड़ लिए, 50 रहते हैं, 50 रहते हैं। ठीक है। अब इसमें ये बोलना है कि 10 रहते हैं, 5 रहते हैं, क्रिमिनल्स हैं भाई। आप हाई अलर्ट करें पुलिस को। क्रिमिनल्स क्रिमिनल होता है, वो अपनी जान बचाने की जब उसको एक मौका मिला है, आप यकीन करें वो कुछ भी करेगा। क्योंकि जो आप साइकियाट्रिस्ट की बात करें, जो क्रिमिनोलॉजी की जो माहिरीन अगर हम लें, कहते हैं नफ्सियाती हैं, वो जल्दी पकड़े जाएंगे, ये कैसा बयान है? फिर तो वो बिल्कुल भी नहीं पकड़े जाएंगे, यकीन करें। वो ज्यादा उनके अंदर प्रॉब्लम होती है, ज्यादा उनका सेंस जो है ना नेगेटिव चीजों में चल रहा है, और वो निकले हैं तो वो अपने आप को दोबारा पकड़े ना जाए, कुछ भी करेंगे वो शहरियों के लिए भी खतरा बन सकते हैं। तो इसके लिए फौरी तौर पे जो है जो क्विक रिस्पांस टीम इनकी होनी चाहिए पूरे इलाके में। आप काउंटिंग करें, अब रात से आप काउंटिंग कर रहे हैं, मतलब कितने हैं भाई? आप काउंटिंग करें, उनके सब कंफर्म करें, उसके बाद जो बचे हैं उनको आप बताएं, आके मीडिया पे पूरा आवाम को बताएं। कराची शहर है भाई, सबसे बड़ा शहर, मेगा सिटी। अब यहाँ कंसर्न है रात गए से लेके अब तक जो है, अब वो एक जुमला आ रहा है भाई, जलजला। अब वो लोग बोले जलजले से दीवार में क्रैक आ गया, धक्का दिया, दीवार गिर गई। पता नहीं कहाँ से स्टोरी बनाते हैं ये सोशल मीडिया पे। सीरियसली मतलब ये इट्स अनबिलीवेबल कि हमारा जो कराची का सेंट्रल जेल है उससे 600 कैदी भाग गए और स्टिल अभी 46 जो है वो पकड़े हैं, और बयान ये दिया है कि जी कुछ जैनी मरीज हैं वो जल्दी पकड़े जाएंगे। मतलब व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? ज़रूर आपने हमारी सोशल साइट पर कमेंट करके बताना है। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और टॉप स्टोरी आपके साथ में शेयर करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक। तो जनाब अब ये खबर है कि FPCCI का हुकूमत से इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस पर नज़रसानी का मुतालबा सामने आया है, और इसके अलावा जो बजट है उसके हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन है। तो इस पर बात करने के लिए हमें वाइस प्रेसिडेंट FPCCI मिस्टर अमान पराचा साहब ने ज्वाइन किया है, और टी एसोसिएशन से भी इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप सर? सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप लोगों की क्या रिजर्वेशन हैं टूवर्ड्स बजट? ठीक है सर, बिल्कुल आप कंटिन्यू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है वो अभी हम चाहेंगे कि अशरफ भाई इसके ऊपर बात करें। अशरफ भाई थोड़ा सा बताइएगा कि क्या ओवरऑल ये स्टोरी है और किस तरीके से जो है ताजर बरादरी इसको लेके चल रही है। देख, सदारती ऑर्डिनेंस आया FBR का, उसमें कहा गया है कि जो तमाम बिजनेस हैं तो वहाँ पे जो FBR के अफसरान तैनात किए जाएंगे, वो कारोबार क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए जो इश्यूज़ आ रहे हैं तो उस पर फेडरेशन हाउस हो और कराची चैम्बर हो, तमाम ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। बिज़नेस कम्युनिटी जो है इसको नहीं मानती है, कह रहे हैं कि वैसे ही जो इश्यूज़ ये हैं कि हम कारोबार कर रहे हैं तो हमारा काम है टैक्स देना, हम काम करके देंगे तो पहले ही भारी टैक्सेस हैं, सुपर टैक्स लगा हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स लगा हुआ है, सेल टैक्स लगा हुआ है, विद होल्डिंग टैक्स लगा हुआ है, तो नियर अबाउट कारोबार करना मुश्किल हुआ है। तो इसके लिए इन्होंने ये कहा है
कि पहले हमारे साथ बैठें, मुशावरत करें, उसके बाद करें। लेकिन कंसर्न ये है कि बजट आ रहा है। हाँ। कल मैंने 11 महीने का टैक्स कलेक्शन दिया है, 1000 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। हाँ। अब 1000 अरब रुपए का शॉर्टफॉल अगर देते हैं, जून है, जून में कह रहे हैं 2000 अरब करने हैं। हाँ। अब नामुमकिन है ये। अब वो 1000 अरब भी करते हैं अगर जून में, तो आपका तब भी 1000 अरब का शॉर्टफॉल हो, यानी 1000 अरब के लिए तैयार हो जाए ये आवाम। बिजनेस कम्युनिटी को टैक्स लगने जा रहा है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो अमान पराचा साहब बताएंगे। सही जी, अमान पराचा साहब। देखिए जी, असल मसला ये है कि आपने तमाम चीज़ें करके देख ली हैं जी जी, और आप अपने अहदाफ पूरा जो आपने मुकर्रर किया हुआ था उसको आप नहीं अचीव कर पा रहे। सही। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसकी क्या वजूहत है, क्यों ऐसे हो रहा है कि गवर्नमेंट जितनी दफ़ा भी टारगेट फिक्स करती है वो उसको मुकम्मल तौर पे नहीं कर पाती। तो हमारा सबसे बड़ा ये है कि हमारा जो रिजर्वेशन है वो सबसे बड़ी ये है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको आप साथ नहीं बिठाते हैं, और जो आप टारगेट फिक्स करते हैं उसके अंदर आप जो है हमसे मुशावरत नहीं करते। आपको नहीं पता कि जिस सेक्टर से आपने ये देखना है कि क्या टैक्स कलेक्शन हो सकती है, उस सेक्टर्स की आप बैठाते नहीं हैं, उससे आप पूछते नहीं हैं कि हम ये टारगेट सेट करने जा रहे हैं, क्या आप ये हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं। आप अपने एक मैं तो समझता हूँ ड्राइंग रूम में एक बजट बना लेते हैं और वहाँ ऑफिस में बैठ के आप एक बुक्स देखते हैं भी ऐसे ऐसे 2 + 2 = 4 कैसे होगा, और ग्राउंड रियलिटी से आप बिल्कुल बेखबर हैं। उसका ये होता है कि उसकी वजह से आप जो हैं वो अपने अहदाफ भी नहीं पूरे कर सकते, और जो हमें चैलेंजेस आते हैं वो इतने भयानक हैं आजकल कि हम आपको बता नहीं सकते। इतनी हरासमेंट है बिज़नेस कम्युनिटी को। ऊपर आपने एक ऑर्डिनेंस डाल दी है कि भी हम अपने बंदे बिठाएंगे आपकी फैक्ट्रीज़ में, और आपका जो भी डिसीजन आएगा फिलफॉर आपके अकाउंट से पैसे ले लिए जाएंगे। ये तो एक ऐसा अमल होने जा रहा है जिससे आप बिज़नेस कम्युनिटी को और पीछे लेके जाएंगे। और जब बिज़नेस कम्युनिटी आपके लिए नहीं तैयार होगी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या बिज़नेस कम्युनिटी नहीं तैयार होगी, या उसका एक फ्रेंडली माहौल नहीं मिलेगा, तो वो आपके जितने हदाफ हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको उनको ऑन बोर्ड लाजमी लेना होगा। उससे ये होगा कि आपका जब तक आप कर्ज नहीं होगी बिज़नेस कम्युनिटी में कि यार हम यहाँ तहफ़्फ़ुज़ है, हमें कोई टैक्सेशन मज़ीद नहीं होनी, हमने एक यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई है। एक तो पहले आपको बताएं कि इंडस्ट्री लगाना है कितना मुश्किल काम है। सही। और इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको कितनी एनओसी लेनी पड़ती हैं, कितनी डिपार्टमेंट्स के पास आपको जाना पड़ता है। सही। उससे ये होता है कि एक जो इन्वेस्टमेंट करने वाला पहले डिसार्ड हो जाता है कि यार इतनी चीज़ें, इतनी मुश्किलात। और आप यकीन जानिए जो हमें आजकल इतला आ रही है, तमाम जो जिन्होंने कारखाने लगाए हुए हैं उनको इंतहाई मुश्किल है। उनके पास लोग जा रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं। वो कई लोग मुझसे बात की, उन्होंने कहा जी हम बस अब कारखाने बंद कर देंगे। अगर आपने ऐसे ही करना है तो आपने अगर किसी तरीके से भी अपना ये टारगेट पूरा कर लें जी। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये गन पॉइंट पे टारगेट पूरा किया जा रहा है। आपने कहा जी आने वाला टैक्स भी दें, ये टैक्स भी दें, और तमाम टैक्सेस ताजरों पे डाल दिए गए, और ताजर इतना परेशान है इस वक्त कि आप यकीन करें हमें काफ़ी टाइम से बिज़नेस कर रहा हूँ, किसी दौर में नहीं देखा। अगर आपने मुल्क को आगे लेके जाना है, अगर आपने मुल्क को चलाना है, तो स्टेक होल्डर के साथ बैठें, उनके साथ मुशावरत क्या वहाँ से दूसरी जानिब से क्या कहा जा रहा है, बैठना है उन्होंने स्टेक होल्डर्स के साथ, या फिर कोई किसी किस्म की जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स की जा रही हैं, या फिर प्रोलॉन्ग किया जा रहा है इशू को? देखिए इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात का शिकार है ना, कुछ लोग, चंद सौ लोग इस मुल्क को नहीं निकाल सकते इस बरान से, जब तक आपको तमाम लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लेना होगा। तो हमारे साथ बैठने का मकसद ये नहीं है कि आप 2 घंटे के लिए चेयरमैन साहब आएँ और बैठें, और 2 घंटे के लिए फाइनेंस मिनिस्टर आएँ बैठें। इतने मसाइल, इतनी बातें होती हैं कि उनको ख़ुद समझ नहीं आ रहा और कि मैं इसका क्या जवाब दूँ। तो हमें मुकम्मल राब्ता चाहिए। आप अपनी टीम की जो हमारी रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो कि हमारे साथ जिनकी हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, उनको आप हमारे पास फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में बिठाएं और वो हमारे डेली के मसाइल सुने। हमारी हम एपेक्स बॉडी हैं, एसोसिएशंस और चैम्बर जो है ना वो तमाम हमारे मेंबर्स हैं, तो उनकी मसाइल आते रहते हैं। हम हर सेक्टर को बिठाते हैं, हर बिठाएंगे, उनको हम बताएंगे ये इनके मसाइल हैं, उनका बिज़नेस भी अब आगे जाएगा और जो रेवेन्यू भी कलेक्ट होगा। लेकिन इतना टाइम ही नहीं देते। हम में तो पूरा ये है कि आप हमारे साथ जब तक बैठेंगे नहीं, पूरी दुनिया में आप देख लेंगे किस तरह से बैठ के एक एक चीज़ को हल करते हैं। कोई मसला आता है तो उसी वक्त कोई ना कोई मिनिस्ट्री या कोई ऐसी चीज़ आती है जो आपको बताते हैं भाई अच्छा ये आपका मसला है, हम हल करते हैं। जिससे आप उन्हें पैसे जमा करने हैं, मुल्क चलाना है, उसी को अगर उसका एतमाद ही नहीं बहाल कर पाएंगे तो आप बताइए ना किस तरह से मुल्क चलेगा, रेवेन्यू किस तरह से बढ़ेगा।
बिल्कुल इसी तरह ही है। देखें, माजी में भी जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी या उससे पहले भी और मौजूदा जो गवर्नमेंट है उससे भी, तो ताजिरों के मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं, खा वो फेडरेशन हाउस हो, कराची चैम्बर हो या छोटे ताजिर हो, उनको हमेशा से ये तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको ऑन बोर्ड नहीं लेती, जिसकी वजह से गैप ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ता है। माजी में भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कराची आते हैं और सूरज गुरूब होने से पहले वो यहाँ से चले जाते हैं, और इस वक्त भी शहबाज शरीफ की भी यही कंडीशन है, और उसके अलावा वज़ीर दाखिला की भी एक कंडीशन है, वज़ीर ख़जाना की भी एक कंडीशन है, और वज़ीर ख़ारजा की। मतलब मैं ये नहीं समझता, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ इस्लामाबाद के, भाई पूरे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो पूरे पाकिस्तान की मईशत जो है वो चलती है। कराची मईशत का हब है, और कराची का जो पहिया है, मईशत का पहिया, उससे पाकिस्तान की मईशत को दवाम मिलता है, उससे पुख्तगी आती है। लेकिन बदकिस्मती से कराची का जो ताजिर है और कराची का जो स्टेक होल्डर है, जो 80% शेयर होल्डर है यहाँ का, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को पहिए लगते हैं, पूरी दुनिया में इसका एक अपना स्टेक है। लेकिन यहाँ के ताजिरों को, यहाँ के जो छोटे ताजिर हैं, बड़े ताजिर हैं, उनसे आके कराची में चंद घंटे की मुलाकात में तो तशफ़ी नहीं मिलती उनको। वो जो पुख्तगी है, जो उसकी शाइस्तगी है और जो उसकी खूबसूरती है, वो नहीं, उससे मसाइल हल हो पाते। और हमेशा से ही मुख्तलिफ चैम्बर्स, मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर हैं कराची के, वो खुतूत लिखते हैं और बजट आने से पहले अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। लेकिन बदकिस्मती कह लीजिए इसको, अलमिया कह लीजिए इसको, यह एक सवालिया निशान है। क्यों कराची को नज़रअंदाज करते हैं, इस पर नज़रसानी नहीं करते। यहाँ देखें आप, मुख्तलिफ हमारी जो साइट्स हैं, जो कुरंगी एसोसिएशन है, साइट मुख्तलिफ, एक बड़ा हब है कराची इंडस्ट्रीज़ का, यहाँ से इंडस्ट्रीज शिफ्ट हो रही हैं। राय साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि इस तरह से जो कारखाने लगाने हैं, इंडस्ट्रीज़ लगाने हैं, वो इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है बनिस्बत पंजाब के। आप पंजाब में जाएँ, वो आपको एक मुकम्मल फैसिलिटेट करते हैं, अकोमोडेट करते हैं। बांग्लादेश चले जाएँ, वहाँ अकोमोडेट करते हैं। तो हमारा कराची का जो ताजिर है, कराची का जो ताजिर और सरमायाकार है, मुस्तकिल जो है वो पिसता चला जा रहा है, और इस पर फोकस नहीं किया जा रहा, और जिसकी वजह से आपकी मईशत जो है मज़ीद डाउनफॉल हो जाएगी। सही। चलिए जी, शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि जो ताजिर बरादरी हैं उनके अपने रिजर्वेशंस हैं, और समहाउ जहाँ पर ये बजट के हवाले से रिजर्वेशंस हैं या दीगर इश्यूज़ हैं, वहाँ पर एक इशू ये भी है कि काफ़ी टाइम पहले जो है, ऑलमोस्ट 1 या 2 महीने पहले जो है, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि बिजली की जो कीमतें वो कम हो जाएंगी, जिसके ऊपर आवाम ने जो है इज़हार तशक्कुर किया था और बहुत सारे लोगों ने शुक्रिया भी अदा किया था। और दूसरे जो मामलात हैं, गैस है, और जो भी हमारी सिटी जिन मसाइल से गुजर रही है, उस हवाले से भी सर क्या कहना चाहेंगे, क्या हर्डल्स आती हैं, और फिर क्या कुछ होता है जब इस तरह का अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन ना हो और बाकायदा तौर पर ऐलान भी हो जाए प्रॉपर, और फिर उसके बाद सूरत हाल ऐसी हो? देखिए जी, किसी मुल्क की इंडस्ट्री चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बेसिक जो उसका रॉ मटेरियल है ना, हाँ, उसकी में कमी आनी चाहिए। सही। बिजली इस वक्त पूरे खित्ते में हम सबसे ज़्यादा इसकी अदायगी कर रहे हैं। गैस टैरिफ सबसे ज़्यादा है इस वक्त, और अगर आप और टैक्सेस देखें तो हमारी इंडस्ट्री पे बेइंतहा किस्म के टैक्सेस लगे हुए हैं। तो बिजली का तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पीछे जो ऐलान किया था, हाँ, तो उससे हम एक बहुत अच्छी उम्मीद में थे कि अब ये बिजली कम होगी और हमारी इंडस्ट्री चल पड़ेगी, और उससे ये होगा कि हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर पाएंगे। सही। लेकिन वो आज आप देख लें कितना टाइम हो गया और ये इस पर अमल दरामद नहीं हुआ, और शायद इस पर अमल दरामद ना हो। और अगर ये अमल दरामद नहीं होता और बिजली के प्राइस यही रहते हैं तो हमारी इंडस्ट्री मज़ीद बंद होगी। और जब एक दफ़ा इंडस्ट्री बंद हो जाती है और सरमायाकार यहाँ से निकल जाता है, उसको वापस लाने के लिए बहुत मुश्किल होता है कि अब उसको वापस लेके आएँ, वो कहीं और सेटल हो जाता है। तो अब ये मसला ये है कि अगर आपने अभी से तवज्जो न दी और अपने अभी से चीज़ों को नहीं सीधा किया, तो कल हम इस पोजीशन में चले जाएंगे कि हमारे पास कुछ रहेगा नहीं। अभी आपका जो शॉर्टफॉल है इस वक्त अगर 1000 ट्रिलियन का हो गया हुआ है, अब अगर इसको भी नहीं देखेंगे कि भी आगे क्या करें, तो आगे तो आपने हदफ जो रखा हुआ है वो 14,300 अरब रुपए का रखा हुआ है, तो आप उसको कैसे कर पाएंगे पूरा, कि आपसे पिछला जो 12,300 जो कि नज़रसानी शुदा है हदफ, उसको पूरा नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए बिजली, और बिजली खाली इंडस्ट्री के लिए नहीं, मैं बता रहा हूँ, लोगों की चीखें निकल गई हैं। जिनके बिल आ रहे हैं वो हमें फ़ोन करते हैं आम सारिफ का कि हमारा हाल बुरा हो गया है, हमारे पास पैसे नहीं है और बिल अदा करने के लिए। बताएं आवाम कहाँ जाए?
आवाम इसको इतनी परेशान है कि ना वो गैस का बिल दे पा रही है, ना बिजली का बिल दे पा रही है, ना स्कूलों की फ़ीस से दे पा रही है, ना वो अपना जो ज़िंदगी है वो निज़ाम वो चला पा रही है। तो गवर्नमेंट को तो यहाँ पे फुल फोर तवज्जो देनी चाहिए कि हम इस चीज़ को कैसे ठीक करें, अदरवाइज़ हालात और ख़राब होंगे। हम इनको अभी से इत्तला दे रहे हैं कि अगर आपने इन चीज़ों पे वर्क न किया तो ये हालात आने वाले दिनों में मज़ीद ख़राब होंगे और आप जो रेवेन्यू रख रहे हैं ये भी पूरा नहीं होगा जिस तरह से पिछला नहीं हुआ। इसके लिए आपसे दरख्वास्त है कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ अभी भी बैठ जाएँ। हम आपको तजवीज़ देते हैं कि आप इसको किसी तरह से चलाएं और क्या क्या करना है आपने, किस तरह से कहाँ टैक्स लगाना है, कहाँ पे मसला हो रहा है। करप्शन इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू है, हमें पता है कि करप्शन हो रही है, उसको कैसे रोकना है, ये तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन आप मुसलसल हमारे पास बैठेंगे, ये नहीं कि 2 घंटे के लिए आएंगे और चले जाएंगे। आप मुसलसल हमारे पास एक डेस्क लगाएं और डेस्क में जितनी मिनिस्ट्री हैं रेवेन्यू बैठे और वहीं डिसीजन और वहीं उसको जो ऐसा इशू हो। इतनी चीज़ों का हमें इस वक्त सामना है, इंडस्ट्री नहीं चल पा रही। आप किसी भी इंडस्ट्री से पूछ लें कि आप इस वक्त क्या कर रहे हो, वो कह रहे हैं कि हम इंडस्ट्री नहीं चला रहे, शायद हम बंद कर दें, और कई लोग बंद कर चुके हैं। तो ये जितनी हम देख रहे हैं कि और आपने जिन सेक्टर में आपने एग्जेम्पशंस भी दे रखी हैं, अभी आपने फाटा पे एग्जेम्पशन दे रखी है और बहुत सारी इंडस्ट्री वहाँ शिफ्ट हो गई है और वो मिसयूज़ हो रहा है। इस तरह से आपने और जगह पे जितनी एग्जेम्पशन है इनको ख़त्म करें, नए लोगों को टैक्स नेट में लाएं और जिन पे ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ है उनको खुदा किसी सूरत जो आप कह रहे हैं ना कि नए लोगों को टैक्स नेट में लेकर आएँ, क्या ये पॉसिबल है, मुमकिन है कि भाई नए लोग भी टैक्स नेट में आ जाए? क्योंकि इनको तो जो टारगेट मिल रहा होता है वो भी समहाउ ऐसा होता है कि नहीं अचीव होता है या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो टैक्स नेट में कैसे लाया जाए? क्योंकि टैक्स नेट में लोग आएंगे तो जाके फिर वो एक रेवेन्यू जनरेट होगा और वो हदफ हासिल होगा, फिर आगे उस हवाले से तरक्की होगी। टैक्स नेट में कैसे लाए उसका भी हाल हम बताएंगे। हमारे साथ बैठे तो सही। अच्छा, हम तो चलिए आप हमें बता देना ताकि हम हमारे प्लेटफॉर्म से उन तक पहुंच जाएगी। इस वक्त कल्चर जो है ना वो लोग टैक्स देने से और टैक्स जो ऑफिसर्स आते हैं या नोटिस आते हैं इससे घबराते हैं। सही, ये हमारा कल्चर है क्योंकि हम शुरू से हमने टैक्स नहीं दिया। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप डे 1 से शुरू करें कि आपने एक मिनिमम टैक्स लगाना है और उसको फिर ग्रेजुअली बढ़ाते जाएं। जितने दुकानदार हैं उनको आप शुरू से ही एक हरास ना करें कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नोटिस आएंगे। उनको एक आप सॉफ्ट मैसेज दें कि यार ये आप यहाँ से शुरू करें और इससे आप फाइलर बन जाए और नेक्स्ट 1-2 साल के लिए आपको नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद फिर आप मज़ीद आवाम से टैक्स लेंगे। इस तरह से अगर वो आते जाएंगे तो हर बाज़ार, हर मार्केट, हर दुकानदार है वो खुशी से एक्सेप्ट कर लेगा कि उसको पता है मेरे पास अब कोई नहीं आएगा। तो ये अभी हमारा इस कल्चर को डेवलप करने में टाइम लगेगा। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं आपने टैक्स देना है, हम बंद कर देंगे दुकानें, हम बिजली काट देंगे, हम ये कर देंगे, तो इससे तासर गलत जाएगा और लोग जो है ना वो इंतहाई परेशान होंगे। आगे लोगों के पास कारोबार बिल्कुल नहीं रहा। अब किसी मार्केट में चले जाएं, मॉल में चले जाएं, इस वक्त सब खाली बैठे हुए हैं। क्यों नहीं? कारोबार के लोगों के पास कुव्वत खरीद नहीं रही है। मैंने किसी पूछा यार तुम तो पहले ये लेते थे वो लेते, अब क्या हो? कह रहे बिजली के बिलों से फुर्सत मिले। एग्जैक्टली, बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं कि लोग मतलब किस तरीके से बाकी जो घर की चीज़ें हैं या दूसरी शॉपिंग की चीज़ें हैं वो किस तरीके से लेंगे। सर बिल्कुल जो आपने बात की है, आई एग्री ऑन दैट कि मिनिमम से शुरू करना चाहिए इनको टैक्स और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली स्लोली फिर ये फाइलर बनाए तो चीज़ें जो है वो आगे हुकअप होती हैं। अशरफ भाई, जिस तरीके से सर कह रहे हैं कि भाई अगर टैक्स जो है वो नेट में लाने का तरीका भी हम बता देते हैं तो फिर पीछे रह ही क्या जाता है? टैक्स किस तरीके से कलेक्ट होगा, टैक्स नेट में लोग कैसे आएंगे, फाइलर कैसे बनेंगे, ये भी सर ने बता दिया। फिर क्या हर्डल रह गई? अब तो फिर बैठ जाना चाहिए एक टेबल पे। तो उसके लिए सब काम करना पड़ेगा ना उनको। हाँ, ये प्रॉब्लम है कि आप किसी से सोल्यूशन भी सुन लें लेकिन फिर काम करना पड़ेगा। हाँ। देखें मतलब फेडरेशन अमान साहब से मैं बहुत इनकी खबरें चला रहा होता हूँ, मेन कोई अच्छी चीज़ें पॉइंट दे रही। एक है कि देखें अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ ना, मेरी सैलरी से आउटसोर्स करती है, मेरा जो हेड ऑफिस है वो डायरेक्ट सैलरी टैक्स है, मैं बड़ा दर्द होता है ना। क्यों दूँ मैं टैक्स दे रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? पहला सवाल, आप क्या दे रहे हो मुझे? सिक्योरिटी आप नहीं दे रहे हो, सड़कें आप नहीं दे रहे हो, सेहत आप नहीं दे रहे हो, तालीम आप नहीं दे रहे हो, ये सब खर्चा मैं कर रहा हूँ। उसके बाद ये देखें कि एग्रीकल्चर इनकम पे तो मैंने बहुत कोशिश की, एडवाइजरी बोर्ड तक पहुंचाया, वो पहुंचाया मैंने। एग्रीकल्चर इनकम में ये नहीं बोल रहा हूँ काश्तकार, छोटे काश्तकार 2 लाख कमा रहा है, 3 लाख, 10 करोड़ रुपए जिसकी इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगा दें आप ये यकीन करें
अमान साहब बैठे हैं, इनके कितने दोस्त हैं, क्योंकि इनका जो है प्राचा फैमिली से और इनके कितने एग्रीकल्चर से हैं पंजाब साइड से, जो बड़े बड़े वो हैं, 1 रुपया टैक्स नहीं देते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर सारे बैठे हुए हैं, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, आपकी शुगर मिलें, कोई किस मुल्क में है भाई कि अगर आपकी शुगर मिल है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। आप अगर मैं मेंबर हूँ और मैं शुगर मिल लगा के बैठा हूँ, सारी फैसिलिटी ले लूँ, मैं सारी वो ले लूँ, उसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर पे आप लगाओ तो कहेंगे ये सैलरी को निचोड़ दो ना, आप क्यों नहीं देंगे टैक्स। IMF ने क्या कहा है, अमान साहब से पूछें, वो भी ये भी एग्री करेंगे, एग्रीकल्चर इनकम मस्ट बी टैक्स, सर्विसेज सेक्टर मस्ट बी टैक्स। अब सर्विसेज सेक्टर देखें, डॉक्टर कमा रहे हैं, हॉस्पिटल में भी कमाते हैं, क्लिनिक में भी कमाते हैं, टैक्स देता है वो। वकील नाराज हो जाएंगे, उनसे पूछें आपका मिनिमम, ये बैठे हुए हैं बड़े बड़े वकील कराते हैं, पूछे कितने फीस लेते हैं, ये बता देंगे अभी फीस, मतलब कि 2 लाख 3 लाख। अमान साहब अगर कोई वकील कराते हैं फेडरेशन हाउस बड़ा कोई केस, कितने फीस लेता है वो? डिपेंड करता है केस कैसा है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 5 लाख से 10 लाख और उससे भी ज़्यादा, बड़ा केस हो तो उससे भी ज़्यादा ये पैसे देने पड़ते हैं। और मैं फिर बार बार यही बोलूँगा कि इसका हल सिंगल हैंडेड गवर्नमेंट नहीं निकाल सकती है। इसका हल निकालना है तो सबको बैठना होगा, आपको सबको दिन रात बैठना होगा। ये नहीं कि आप कुछ टाइम के लिए बैठें और निकल जाएं, आपने इस हल निकल आएगा। अभी भी हम जहाँ फंसे हुए हैं इसका हल भी निकल आएगा, लेकिन तब होगा कि सर जोड़ के बैठें। जब कहीं कोई मुसीबत आती है किसी घर पे, कहीं जगह पे, तो सब बैठते हैं कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए। अब इस वक्त पाकिस्तान प्रॉब्लम में है, पाकिस्तान माशी तौर पे बहुत ज़्यादा मसाइल में है, इतने कर्ज़े हैं हमने देने हैं और इसका कोई बंदोबस्त नज़र नहीं आ रहा। हम कर्ज़े लेके कर्ज़े देते रहेंगे कब तक? जब तक हम बैठेंगे नहीं, हम सर जोड़ के देखें, इंडस्ट्रियलिस्ट और पाकिस्तानी हर आदमी चाहता है कि हमारा बिजनेस ग्रो हो। कौन नहीं चाहता कि बिजनेस बढ़े, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको तो दूर करें। आप जो प्रॉब्लम्स आते हैं आप उनको तो सुने। अगर आप सुनेंगे नहीं, आप कहेंगे नहीं ये हमारा फैसला सादर हो गया, ये असर हो गया, ये ऑर्डिनेंस हो गया, ठग करके लगा देंगे, तो ये क्या मैसेज आएगा? मुझे बताइए। हमें चाहिए कि हम इनके साथ बैठें, वो हमारे साथ बैठें, हम एक एक चीज़ पे उनको साथ बैठते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, माजरत के साथ कहना पड़ता है कि ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती कि ये चीज़ सिस्टम ठीक हो। अगर ब्यूरोक्रेसी चाहे तो हमारे साथ बैठ के एक बहुत अच्छी तरीके से हम इसको मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। इतनी चीज़ें आ रही हैं, जैसे अभी बिजली की बात हो रही थी, तो मुझे नहीं पता कौन सी गिदड़ सिंगी IPPs के पास है, जो कि वो उसके ऊपर कोई भी आके उनको टेबल पे बिठा नहीं सकता। सही। आप देखें ना, उससे इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि वो किसी सूरत भी नहीं मान रहे कि हम अपना जो प्रॉफिट है वो उनका ये है कि वो बिल्कुल बात यही है कि बैठ के बात करें, कराची का मसला जो है वो सॉल्व करें, क्योंकि ये टेबल टॉक से ही हल होगा। क्योंकि जो ताजिर बरादरी की रिजर्वेशन है ऑफ कोर्स वो आपको बताएंगे, फिर आप उनसे बात करेंगे, तो ये मीडिएशन होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अमान फराजा साहब, खुशी भाई और अशरफ भाई हमारे शो पे आने के लिए। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हेडलाइंस के बाद जब वापस आएंगे तो फिर दिलचस्प टॉपिक आपके साथ में शेयर करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। स्टे विद अस, कीप वाचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो भाई आज एक इंतहाई अहम इशू है, टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, एंड दैट्स अबाउट क्या AI जो है वो अब इंसानों की जगह ले सकती है। इंसानों की जगह जो जॉब्स का एक प्रोसेस है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, उनको खदशात है कि भाई AI अगर बहुत ज़्यादा आ गई और छा गई, तो जैसे कि वो छा गई है, तो क्या लोगों की जॉब ख़तरे में है, फिर वो इंसानों की जगह काम करेगी। जैसे हमने देखा कि फार्मिंग में तो अब बहुत सारे रोबोट्स आ गए जो कि फार्मिंग कर रहे होते हैं और बहुत सारे किसानों को आसानी भी हो जाएगी उससे। लेकिन ये किस तरीके से आगे बढ़ेगी और क्या कुछ होगा, और इसके अलावा सोशल मीडिया की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, कौन सी पोस्ट होती है हिट, कौन सा इंस्टाग्राम जो है ज़्यादा पैसे कमा के देता है, और बहुत कुछ, ये सारी बातें करने के लिए इस वक्त हमारे साथ 2 बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद फुरकान अजीम, जो कि कोऑपरेटिव ट्रेनर हैं और कंसल्टेंट भी हैं, और उनके साथ हैं IT एक्सपर्ट इमरान बटाटा साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं सर? आप क्योंकि IT एक्सपर्ट हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो AI टेक्नोलॉजी है, बाकी ये रिप्लेस करती जा रही है लोगों की जॉब्स को और लोगों के मसाइल को। मेरा एक रीसेंट आर्टिकल है इसी के बारे में, एंड आई हैव ट्राइड टू मेंशन कि ये जो AI है, ये अभी तक हमें लगता है कि ये बज़ वर्ड है, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, ये बज़ वर्ड नहीं रहा। ये आहिस्ते आहिस्ते बहुत सारे रिपीटेटेड वर्क्स जो है ना वो रिप्लेस करते चले जा रहा है। तो क्या ये जॉब्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ रहा है? तो सर्टेनली इसका जॉब के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है।
अगर मैं कुछ स्टैट्स आपसे शेयर करूं, और फेसबुक के जो ओनर हैं उन्होंने आज से कुछ मंथ्स पहले ये कहा था कि इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स व्हाट दे आर ट्राइंग, दे गोना बेसिकली रिप्लेस देयर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स विद द एआई एजेंट्स एज वेल। और अगर रिसेंट की मैं अगर आपको न्यूज़ दूं तो उन्होंने एक्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। सिमिलर अगर मैं आपको लास्ट वीक या लास्ट 2 वीक्स की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक्स नंबर ऑफ लोगों को अपना ले ऑफ किया है। सो द पॉइंट इज़ कि दिस इज़ दिस मैटर ऑफ कंसर्न? यस, सर्टेनली दिस इज़ मैटर ऑफ कंसर्न कि बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो एआई की वजह से अगर आप देखें तो रिप्लेसमेंट्स आ रहा है। अगर मैं आपको लोकल इन्वायरमेंट की बात करूं, द अदर डे आई गॉट अ चांस टू मीट विद वन ऑफ द सॉफ्टवेयर हाउस ओनर हेयर जिसके अच्छा सेटअप है पाकिस्तान में। मेरा ख्याल में 250 से 300 कराची में, इतने ही लोग लाहौर इस्लामाबाद में तो अराउंड 1000 के करीब उनके एम्प्लॉयज़ हैं। उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा जो कंटेंट राइटिंग का जो डिवीज़न था जिसमें अराउंड 50 to 60 लोग थे, तो हमने सबको ये कह दिया है कि इधर अपग्रेड योर नॉलेज या फिर आप आपको कहेंगे कि यू हैव टू लीव। द वर्ल्ड इज बिकमिंग सो फास्ट, और इसमें जितनी फास्टेस्ट ये दुनिया है, जितना फास्ट यहाँ पर काम हो रहा है, जो लोग भी मतलब आउटडेटेड हैं या जो लोग भी अपने काम के बारे में नहीं जानते, या जिन लोगों को नहीं पता कि हाउ टू डू फास्ट वर्क, हाउ टू डू करंट सिचुएशन के ऊपर लोग काम करना नहीं जानते, तो उनकी जगह जो है ये रोबोट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होके भी ले सकते हैं। और जो लोग इस तरह की रोबोट्स रखते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को या दीगर लोगों को यही कहते हैं कि बी फास्ट, बी एक्टिव एंड बी एक्यूरेट, क्योंकि अब एक के बाद एक कंपटीशन टफ है ना। बहुत सारे लोग सर ये नहीं सोचते कि हमारी जो सराउंडिंग है या हमारा जो एक कहते हैं ना एरा है, इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, अगर आप अपने इर्द गिर्द जो कंपटीशन है वो नहीं देखते तो डेफिनेटली आप उस दौड़ में कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं। आप चल रहे होते हैं लेकिन आप कभी दौड़ नहीं पाते। तो ये कितना ज़रूरी है इस ओल्ड माइंडसेट को तोड़ना कि भाई लोग उससे बाहर आ जाएं, क्योंकि लोग उस चीज़ से बाहर नहीं आते और फिर समहाउ दे कंप्लेन कि भाई देखिए जी हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया। सो एआई के आने की ना एक फ़ायदा ये भी है कि एआई ने आके लोगों को बताया है कि भाई आप थोड़ा एक्टिव हो जाएं, आप थोड़ा जम के काम करें। जी सर। नहीं, आपका बहुत ज़बरदस्त आपने एक्सप्लेन किया है इसको। देखें क्या हो गया है कि आपने नॉर्मली सुना होगा कहीं आप किसी से मिले तो आपका वो कहता है कि यार मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो आई यूज्ड टू से दैट कि आपका 15 साल का एक्सपीरियंस जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लायबिलिटी बन गया है, उसका मुझे बेनिफिट नहीं हो रहा। सो द पॉइंट आई वुड लाइक टू से कि अगर आपने पिछले नॉर्म्स के मुताबिक अपने आप को डेवलप किया, अपने न्यूरॉन्स को डेवलप किया है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को कोई फायदा नहीं हो रहा। सो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को हायर करते हो फॉर एनी डिसिप्लिन और वो कहता है कि वो काम मैं 1 हफ्ते में कर दूंगा, और जो दूसरा एक उसी इंडिविजुअल को जो एआई यूज करता है वो कहता है कि आई कैन डू दिस इन 2 आवर्स। सो द पॉइंट इज कि वो सेम काम अगर एफिशिएंसी के साथ यूजिंग दोस एआई टूल्स, तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि एआई जो है ना वो ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करेगा, कोई ह्यूमन आपको रिप्लेस कर देगा जो एआई यूज कर रहा है। जो एआई, दैट्स माय पॉइंट। यही बात सर, लिटरली यही बात मैं जब हमारी टीम बैठी हुई थी तो मैंने अपनी टीम को यही बात की थी कि एआई इंसानों को रिप्लेस नहीं कर सकती। हाँ, वो इंसान को रिप्लेस कर सकता है जो कि एआई की तरह एक्टिव होगा और ज़्यादा काम करता है। भाई आपने बहुत ज़बरदस्त बात की कि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं हमारे इतने साल का तजर्बा है, हमारे उतने साल का तजर्बा है। तो अगर उस तजर्बे के अंदर चीज़ें अपग्रेड नहीं हैं, अगर उस तजर्बे के अंदर वेरिएशन नहीं है, फास्ट नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो उस तजर्बे का क्या फ़ायदा कि आप वो एक लगेज बोरो कर रहे होते हैं और उस लगेज से दूसरे भी फिर परेशान हो रहे होते हैं एक तरीके से ना। तो आपको एक्टिव होना है क्योंकि ये टाइम बहुत फास्ट है, इस टाइम पर आपको फास्ट जाना है। अब अगर हमारे ना जो सिंध के काफ़ी सारे ऐसे मिनिस्टर्स वगैरह भी हैं जिन्होंने इस बारे में ये बात की कि नहीं एआई को शायद हम वी डोंट वांट टू प्रमोट इट और समथिंग लाइक दैट एंड ऑल दैट, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नहीं वो इंसानों की जॉब खा जाते हैं। अरे भाई वो उन इंसानों की जॉब खा जाएगा जो इंसान खुद नहीं काम करना चाह रहा। नोबडी कैन रिप्लेस यू अंटिल एंड अनलेस इफ यू आर डूइंग वर्क हार्ड, कुछ नहीं हो सकता। आप ही बल्कि आप एआई के साथ जो है ना वो आगे चलेंगे। जी सर। इंटरेस्टिंग। देखें क्या हो रहा है कि मैं अक्सर एक बात कहता हूँ बिकॉज आई एम इन द एकेडमिया सिंस लास्ट 2 decades नाउ, सो आई यूज्ड टू से टू माय स्टूडेंट्स एज वेल कि जो भी आज अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ ना, तो इफ यू आर थिंकिंग कि इट्स गोना बी विद यू फॉर लाइफ, तो मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो इट्स गोना बी विद यू फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और 2 year। तो व्हाट डज दैट मीन? इसके बाद आपने कंटिन्यूस कैपेसिटी को बिल्ड करना है।
इस एआई के दौर में अगर आप अपने आप को बिल्ट नहीं Built करते नहीं करेंगे, तो हाँ, फिर क्या होगा हाँ, कि आप इस रेस में बहुत आगे निकल जाएंगे। हाँ, और मैं अक्सर कहता हूँ कि ये तो डिजिटल दौर है, डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़ का दौर है, तो सही। इसका तो विद द हेल्प ऑफ द एआई बहुत फ़ायदा उठाया जा सकता है। और मैं कहता हूँ ना, जो लोगों ने 100 साल में काम किया वो तो अब आप बहुत क्विकली कर सकते टेक्नोलॉजी हैं। नाम ही इसी चीज़ का है ना कि टेक्नोलॉजी आपके लिए आसानियां पैदा करती है और टेक्नोलॉजी आपके लिए समझ बूझ का काम देती है कि भाई जो राउंड अबाउट घूम के आप इतनी दूर से आ रहे हैं वो काम आप इस सीधी रोड पे जाके भी कर सकते हैं और 10 मिनट्स के अंदर वापस भी आ सकते हैं। सो वी नीड टू थिंक दैट कि हमको एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है। एआई के साथ हमें अपनी जो इंटेलिजेंस है, जो आईक्यू है, अपना वर्क हार्ड है, वो बढ़ाना है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, अपनी कैपेसिटी के ऊपर मैं आपकी चैनल के थ्रू यूथ को मैसेज भी देता चलूँ, ठीक है, कि आपने अपनी कैपेसिटी को कंटिन्यूसली बिल्ड करना है। और ये नहीं होगा कि आपने 1-3 महीने का कोर्स कर लिया, 6 मंथ्स का कोर्स कर लिया, या आपने अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट भी क्यों ना कर लिया है, दिस इज़ नॉट इनफ, ठीक है। सो द पॉइंट इज़ कि ये कंटिन्यूस अपग्रेडेशन का प्रोसेस आपकी लाइफ में चलेगा, बिकॉज कि अब हम जिस इंडस्ट्री रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं 4.0 की, तो यहाँ पे तो चीज़ें अब इसी तरीके से होंगी। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अब इस डिजिटल स्पेस में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अब आपके पास आ गई हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस कि आप तो पता चला ग्लोबल सिटीजन बन के रह जाते हैं। तो दैट मीन्स यू कैन अर्न इन द फॉरेन करेंसी एज वेल, यस सर्टेनली दैट इज़ पॉसिबल। और ये देखा जाए तो यही टूल्स, यही स्पेस आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। यही टूल्स, यही स्पेस सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, एक इशू ये है कि लोग कहते हैं कि जी सोशल मीडिया पर पैसे कैसे अर्न करें, एआई से हम कैसे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एआई से फ़ायदा उठाने के लिए सबसे पहले आपको खुद एआई जितना जो है वो काबिल होना होगा, आपको खुद उतना इन्फॉर्मेटिव होना पड़ेगा, आपको खुद उतना एक्टिव होना पड़ेगा, तब आप एआई यूज़ कर सकते हैं। और तब एआई के पैरेलल आके आप उसको यूज़ करने के बाद उसको हैंडल कर सकते हैं। सवाल ये है कि क्या आप इतने एलिजिबल हैं कि आप एआई हैंडल कर सके, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो कभी भी आपसे आगे नहीं हो सकती जब तक आप उसको चलाना जानते हैं, यूज़ करना जानते हैं। दैट्स इन योर कंट्रोल। अब एक चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं है तो डेफिनेटली वो चीज़ तो फिर आपको रिप्लेस करेगी। अच्छा फुरकान भाई, दुनिया टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रही है, दुनिया एआई पे बात कर रही है, दुनिया रोबोटिक सिस्टम बना रही है। पाकिस्तान में जो है वो अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि इंस्टाग्राम पे पैसे कैसे कमाने हैं, हमारा पासवर्ड अगर जो है वो भूल जाएं तो कैसे हमने उसको जो है वो रिकवर करना है, या हमने अगर कोई न्यू इंस्टाग्राम बनाना है और उसके ऊपर एरर आ रहा है तो हमने क्या करना है। तो ये तीनों सवालों के ज़रा जवाब दे दें। मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करके जो है ना वो पूछते हैं कि प्लीज़ ज़रा पूछें। तो चलें जी, आज आप जवाब दीजिए। मैं सबसे पहले तो आपको थैंक्स टू यू कि आपने मुझे इनवाइट किया और मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ अवेयरनेस दे सकूं। सर तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एक बेसिक चीज़ है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब मोबाइल लेते हैं ना तो मोबाइल पे हम सोशल मीडिया अकाउंट्स लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद पासवर्ड याद नहीं रहता मेजोरिटी लोगों को, अनटिल अनलेस मोबाइल हम रिप्लेस ना करें ना। तो अब ये आप बता रहे हैं कि इंस्टाग्राम का पासवर्ड, फेसबुक और इंस्टा दोनों का बता रहा हूं, फेसबुक और इंस्टाग्राम का पासवर्ड रिकवर करने का तरीका, रिकवर करने मेजोरिटी लोगों को ये मसला होता है कि उनको ईमेल भी याद नहीं होती, उन्होंने डाली क्या थी। हाँ बिल्कुल, तो पासवर्ड तो उनको याद ही नहीं होगा। इसके 3-4 ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप एलिजिबल हो सकते हैं। सही। पहला ऑप्शन ये होता है कि 2 फैक्टर अथॉरिटी लगती है। वो ये होता है कि आपके जो जीमेल अकाउंट होता है ना वहाँ पे कोड रिसीव होता है। अगर आप फॉरगेट पासवर्ड करते हैं तो आपको वहाँ पे जीमेल पे आता है कि समवन आप ओपन कर रहे हैं, वो मोबाइल का नाम भी लिखा हुआ आता है कि इस मोबाइल से आपका लॉगिन करने की कोशिश की गई है, तो आप इसको क्या करना चाह रहे हैं, फॉरगेट पासवर्ड करना चाह रहे हैं। 3 ऑप्शन ये होते हैं। पहले नंबर पे ये कि जिस नाम से आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उस नाम से आप अपना नाम डालते हैं एंड पासवर्ड को फॉरगेट करते हैं। जब फॉरगेट पासवर्ड करते हैं तो उसके बाद आपके पास एक जीमेल पे जाता है कि भाई फॉरगेट आप पासवर्ड कर रहे हैं। अच्छा, नाम आपको ज़रूर अपना पूरा डालना है। हाँ। ऐसा ना करें कि आपका जो नाम स्मॉल है या मतलब कुछ लोग जो भी नाम है आपको प्रॉपर डालना है। अगर ये ऑप्शन नहीं हो पाता फॉरगेट पासवर्ड वाला, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अपनी जीमेल एड्रेस के थ्रू खोल सकते हैं, और वो भी अगर नहीं होता तो फिर तीसरा ऑप्शन ये होता है आप अपने फ़ोन नंबर के थ्रू खोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, और फोन नंबर डालेंगे, हाँ, फोन नंबर डालेंगे, फिर आपके पास कोड रिसीव होगा सोशल मीडिया अकाउंट। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी ठीक है, हमने फ़ोन नंबर के थ्रू कोई भी फेसबुक या इंस्टाग्राम को हमने क्लिक करने की कोशिश की है, रिकवर करने की कोशिश की है, मगर क्या होता है कि जब वो उसमें पासवर्ड डाल रहे होते हैं, यानी फ़ोन नंबर के थ्रू जब वो कोई चीज़ चेंज कर रहे होते हैं, पासवर्ड डाल रहे होते हैं, तो वो पासवर्ड जो है मिसमैच कर रहा होता है, एरर दे रहा होता है, वो क्या साइन होता है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब आप पासवर्ड एक डिजिट भी गलत डालेंगे ऑब्वियसली वो आपको इनकरेक्ट ही देगा। समहाउ बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि जो डिवाइस है वो आप ऐसे यूज करें उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखें, ये एक कहने की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप, अच्छा मैं आपको इसका सिंपल सोल्यूशन बताऊं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंस्टाग्राम का पासवर्ड भूल गए, आपको अगर याद नहीं है और आपने अगर फेसबुक लॉगिन की हुई है तो फेसबुक इंटरलिंक हो जाती है इंस्टाग्राम से। बहुत सारे लोगों ने नहीं की होती ना। मैं इसका तरीका आपको मैं तरीका बता देता हूँ। जब आप फेसबुक पे जाते हैं, फेसबुक पे ऑप्शन होता है मेन्यू का, उसके अंदर एक सेटिंग इन
प्राइवेसी का ऑप्शन होता है, सही। वहाँ पे नीचे आ रहा होता है इंटीग्रेशन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर ऑप्शन आ रहे होते हैं। सही। जब आप उसको लॉगिन कर लेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली साइन हो जाएगा, साइन अप हो जाएगा, राइट, स्विच कर देगा। सही। तो जब आप फेसबुक खोलेंगे तो इंस्टाग्राम आपके ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। हाँ, मतलब अब क्योंकि ये दे बोथ आर मेटा पार्ट, ये मेटा के ही अब दोनों पार्ट हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि आपको इंस्टाग्राम अलग से खोलने की। फॉर एग्जांपल अगर आप भूल अच्छा, गए, इससे रिलेटेड ना एक मिथ भी है जो मैं आपके से पूछना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ये था कि नहीं, मैंने पूछना ज़रूर है। जी जी। अब किसी का फेसबुक का पासवर्ड या इंस्टाग्राम का पासवर्ड, फेसबुक चले कर लें, फेसबुक का पासवर्ड जो है वो नहीं खुल रहा, वो वहाँ तक वो आ गए कि जी ठीक है, उन्होंने पासवर्ड डाल दिया है, इतना रिकवर हो गया है कि जी कोड आ गया, उनको कोड होने के बाद उनका पासवर्ड जो है वो क्लिक नहीं कर रहा। तो किसी ने मतलब किसी ने उस बंदे को कहा कि भाई आपका जो फ़ोन है उसके अंदर बहुत सारी इस तरह से इनक्रिप्टेड फाइल्स होंगी या ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी कि ये क्लिक नहीं कर रहा। क्या फ़ोन का भी इस हवाले से फाइल्स और इसका कुछ लॉजिक है? फ़ोन का कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए आपके मोबाइल में सिंपल है कि मेमोरी होगी, दैट्स वाई आप एलिजिबल होंगे ना ऐप इंस्टॉल करने के लिए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो। राइट। मेजोरिटी लोगों को मैं एक ऑप्शन तो एरर वहाँ क्यों आ जाता है फिर? नहीं, इस तरह का एरर, हाँ। स्टोरेज से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। अच्छा, इसका स्टोरेज से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया कि ईमेल, फोन नंबर एंड अपना नाम, इन 3 के थ्रू आप एलिजिबल हो सकते हैं अपना, अगर आप पासवर्ड भूल गए लॉगिन करने के लिए। सेकेंडली, जितने भी लोग सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज कर रहे हैं वो 2 फैक्टर अथॉरिटी लगाया करें। 2 फैक्टर क्या होता है? आपके पास ना, अगर मैं मोबाइल में अपने डिवाइस ऑन कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास लाजमी नोटिफिकेशन आएगी सोशल मीडिया की तरफ से कि आपने इस डिवाइस से इतने बजे यहाँ पे लॉगिन किया है, या अगर आपने कोशिश भी की है लॉगिन करने की तो मुझे जीमेल पे आ जाएगी नोटिफिकेशन। अगर मैं उसको बोलूंगा यस इट्स मी, उसको मैं वेरीफाई करूंगा यस इट्स मी, ये मैं ही हूँ, तो उसके बाद वो फिर आपको एलिजिबल कर देगा, फिर आपको कोड रिसीव हो जाएगा। सही। चलिए जी, अभी थोड़ी सी देर में जो है फरकान भाई से ये बात भी पूछेंगे कि फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सबके पेज के फॉलोवर्स हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलोवर्स हैं और फेसबुक के ऊपर भी जो है वो लोगों के बहुत फॉलोवर्स होते हैं, उनके पेजेस होते हैं। तो भाई पैसे कैसे कमाए जाए, लेकिन ये जानेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, किस तरह से पैसे कमाए जाएं फेसबुक के पेज से, इंस्टाग्राम से? पाकिस्तान में तो मोनेटाइजेशन नहीं है, लेकिन क्या कुछ हो सकता है। इसके अलावा अमेज़ोन की भी बात करते हैं। सर, अमेज़ोन भी बड़ा ज़बरदस्त है टू अर्न मनी, तो इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं कि कैसे अमेज़ोन से पैसे कमाए जा सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात और आपके व्यूअर्स को एक बात कहता चलूं जी जी, कि हम चाहते हैं कि हमारी किसी की भी लाइफ में कोई रिग्रेट ना हो। ठीक है, लाइफ विद रिग्रेट्स किसी को अच्छी नहीं लगेगी, राइट? आज से 10 साल बाद आपको कोई रिग्रेट होगा, यार ऐसा कर लेते हैं। हाँ। तो मैं आपके यूथ को या आपकी ऑडियंस को ये बात बताता चलूँ कि अगर आपने एट दिस पॉइंट, जब मैं 2025 में आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आपने अमेज़ॉन पे काम नहीं किया तो आप ये लाइफ का बहुत बड़ा रिग्रेट लेकर जा रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगा इसकी इंपॉर्टेंस कितनी हाई है। अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर आकर आपको ब्रीफ कर दूँ कि ये कम्प्लीटली पॉसिबल है कि आपका कम्प्लीटली अकाउंट पाकिस्तान में अमेज़ॉन पर क्रिएट हो सकता है। और कौन से अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ? मैं सेलर अकाउंट की बात कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एंड दे आर मेकिंग फॉर्चून राइट नाउ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस अमेज़ॉन एज वेल। अगर मैं छोटी सी एक स्टोरी शेयर करूँ आपको कि वन ऑफ माई स्टूडेंट रिसेंटली इन वन ऑफ द बैच शी गॉट एंगेज, देन शी गॉट मैरिड, ठीक है। उसके बाद हुआ ये कि शी वांटेड टू मूव टू दी कनाडा आफ्टर द मैरिज, राइट? तो उसने क्या किया कि उसने अपना अमेज़ॉन स्टार्ट कर दिया और आप बिलीव करें कि उसको वहाँ जाके कनाडा जाके कोई ब्लू कॉलर जॉब करने की ज़रूरत नहीं थी। उसने कहा नहीं सर, मेरा अमेज़ॉन इतना अच्छा चला गया है तो आई एम गोना बेसिकली एक्सपेंड दैट। सो पॉइंट आई वुड लाइक टू से कि ये वो अमेज़ॉन है जो आपको ग्लोबल सिटीज़न बना देगा और पूरी दुनिया के अंदर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मिलियनर प्रोड्यूस किए हैं। एक तो वो खुद मिलियनर बिलियनर बन गए। फर्ज करें अमेज़न पे अकाउंट बना लिया, अब करना क्या होगा? उस पर बिजनेस करना होगा। हाँ, चलें मैं थोड़ा सा डीप डाइव करके आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे द फर्स्ट स्टेप इज टू बेसिकली क्रिएट द अकाउंट, राइट? एंड द गुड पार्ट इज इट्स कंप्लीटली फ्री। सिर्फ और सिर्फ आपका KYC होगा और मैं आपको बता दूंगा आपके पास क्या होना चाहिए उसके लिए। आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, और बैंक अकाउंट में आपके 6 मंथ्स की ट्रांजैक्शंस। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे जरूर आएगा कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर होगा कि सर उसमें बैलेंस कितना होना चाहिए? बैलेंस कितना होना, हाँ ये भी तो पूछना है। एमी मैंने कह दिया आई एम अवेलेबल, इतनी ज्यादा बैलेंस हुआ तो फिर मैं फंस जाऊंगी ना। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने $1000 के ऊपर भी अपना अकाउंट क्रिएट किया है। $1000 नहीं, $1000।
सो दिस इज पॉसिबल फॉर एवरीवन। एक तो ये हो गया बैंक अकाउंट। अच्छा, बैंक अकाउंट के ऊपर जो एड्रेस होगा वो आपका वही एड्रेस होना चाहिए जो आपके CNIC पे है। अच्छा, ठीक है, जस्ट इन केस वो प्रॉब्लम है से यू नीड टू बेसिकली करेक्ट, आप अपने बैंक से जाके इसको चेंज करवा सकते हैं। दैट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। आपने कह दिया चलें ठीक है CNIC है लेकिन मेरे पास, चेंज होता है ना, अब जैसे आप परमानेंट कहीं और रह रहे होते, फिर अगर आप थोड़ा सा चेंज करते हैं घर तो फिर आप कहीं और जा रहे होते, तो वो फिर लोग क्या नहीं, कैसे आप क्या करें, बैंक में जाके बता दें कि दैट्स माय एड्रेस, तो बैंक आपको चेंज करके अपने अच्छा, स्टेटमेंट बैंक में चेंज करवा दें। तो अच्छा, बैंक अच्छा। स्टेटमेंट का एड्रेस और आपका CNIC का एड्रेस शुड मैच। अच्छा, ठीक है, ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपके पास इंटरनेशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपके पास OTP नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना जैस या टेलीनॉर किसी के भी नंबर आप ऐड करोगे तो विल नॉट बी एबल टू बेसिकली गेट द SMS वन टाइम पासवर्ड। तो फॉर दैट यू नीड टू बेसिकली मस्ट हैव द इंटरनेशनल नंबर। अब आपका क्वेश्चन होगा ये कैसे मिलता है, ये भी मैं साथ साथ बताता चलूं कि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो आपको इंटरनेशनल नंबर दे देती हैं, और टू बी वेरी फ्रैंक उसकी कॉस्ट बहुत ही मिनिमल है। लाइक फॉर एग्जांपल 500 रुपए पर मंथ, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, मंथली उसको पे करना होता है। ठीक है, मंथली या ईयरली आप पे कर लें। आप पैकेज है ना, डिफरेंट पैकेजेस आर अवेलेबल, सो यू कैन डू इट। सो द पॉइंट इज, आई यूज्ड टू से दैट कि यार अमेज़न, देखिए अमेज़न है क्या, एक दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, वहाँ पे मुझे अपना स्टोर मिल जाएगा। अगर मैं आपको कहूँ आपको डॉर्मेन मॉल में मैं एक स्टोर दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कहोगे सर दे दे फौरन, मैंने तो ले लेना है। तो द पॉइंट इज कि अमेज़न आपको ये ऑलरेडी दे रहा है, सो दैट्स गोना बी द फर्स्ट स्टेप टू बी एलिजिबल टू क्रिएट द अकाउंट। राइट। अब द सेकंड स्टेप इज कि वहाँ जाके करेंगे क्या। चलें, आपने अकाउंट तो बता दिया, पब्लिक टेलीविजन पे बता दिया, वो करेंगे क्या। So the second point, that's the most important part, that's basically the product hunting. आप वहाँ पे क्या सेल करोगे। ठीक है, हो सकता है कि आप कहेंगे सर ये बॉक्स मैंने सेल करना है, या मैंने कोई ज्वेलरी आइटम सेल करना है, या मैंने क्लोथिंग करना है। सो द पॉइंट इज कि मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप बेचना चाह रहे हैं उस मार्केट में जहाँ पे आप कभी गए नहीं हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द US मार्केट, राइट? और वो भी ऑनलाइन बैठ के, दूर से। तो यू मस्ट हैव द प्रॉपर R&D एज वेल, कि आप वहाँ पे क्या बेचेंगे। हो सकता है आपके दिमाग में ये चीज़ चलेगी, बट वो वहाँ पे नहीं चल रही हो। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जिस टूल्स के थ्रू आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो जाता है कि यार ये प्रोडक्ट जो है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, एंड वी कैन टेक दिस ऑनलाइन एज वेल। सो तो आप बिलीव करें कि सर उसके लिए फिर पैसे चाहिए होंगे ना, फिर वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, क्योंकि उन्होंने वहाँ सेल करना होगा, ऑर्डर आएगा। तो ये थोड़ा सा एक स्टूडेंट के लिए या घर में बैठे हुए किसी शख्स के लिए थोड़ा सा जरा मुश्किल हो जाएगा। इसमें भी मैं आपकी लाइफ को आसान कर देता हूँ। चलें, मैं आपकी लाइफ को आसान कर देता हूँ। और अब मुझे टू बी वेरी फ्रैंक कोई सरप्राइज नहीं होगा कि 6 महीने बाद आप मुझे यहाँ नजर नहीं, और आपने कहा सर सब कुछ छोड़ दिया, आई एम कंप्लीटली एंगेज विद अमेज़न एज वेल। सो हर पाकिस्तानी ऐसा हो जाए तो क्या बात है जी। चले, नहीं तो इसमें देखें 2-3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक ऑप्शन तो ये है, जैसे अगर आप कहते हैं जिसको प्राइवेट लेबल का मतलब क्या है कि आपने कंप्लीटली अपने नाम के साथ उसको सेल करना है। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि सर मैं अपना ब्रांड बनाना चाह रही हूँ, तो ऑफ कोर्स उसकी मैं मार्केटिंग करूंगी, उसका प्रोडक्ट मैं आइडेंटिफाई करूंगी, उसकी शूट्स होंगे, सब कुछ होगा, तो इसकी तो कॉस्ट होगी। तो सर्टेनली प्राइवेट लेबल आप करने जाते हो तो इसकी कॉस्ट है। कितनी कॉस्ट? ठीक है, इसकी कॉस्ट वेरी करती है आपने कौन सी प्रोडक्ट सेलेक्ट की है। ठीक है, बट आप कहते हो कि सर हम कोई मिनिमम प्रोडक्ट के ऊपर चले जाते हैं, और मिनिमम आप बता देंगे पाकिस्तानी कितने से स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि $2,000 to $5,000 के अंदर आपका बिजनेस लाइफ हो सकता है। ठीक है, और बिलीव मी $2,000 to $5,000 ऑलमोस्ट ये बन गए अराउंड $1 million और 1.2 million, 1.5 million, समथिंग लाइक इस रेंज के ऊपर आप रख लें। बट देखिए, मैं आपको कहता हूँ कि आपके बाहर कोई पान का खोखा होगा ना, बिलीव मी वो भी मेरे ख्याल में से ज्यादा लेगा टू स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद पता चला न जाने उसको कितने ऑफिस वाले यहाँ तंग कर रहे होंगे, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक मनी। सो द पॉइंट इज कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया है कि जिसमें आपको कैपिटल रिक्वायर्ड है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर कुछ नहीं है हमारे पास, अब आप ऐसा बताएं कि अब हम क्या कर सकते हैं। दैट्स द अदर वे इज कॉल्ड, दैट्स कॉल्ड द ड्रॉप शिपिंग। ओके, ठीक है, और ड्रॉप शिपिंग इज बेसिकली वेरी मच इन। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि अमेरिका के अंदर अगर आपको 10 हाउसेज नजर आ रहे होंगे ना, तो उसमें से 7 हाउसेज जो है ना वो अमेज़न पे काम कर रहे हैं। राइट। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपकी एज ब्रैकेट के लोग कर रहे हैं। वो यंग बच्चे जो हैं, ठीक है, जिनकी एज 15 ईयर्स 16 ईयर्स है, उन्होंने अपने फादर पेरेंट्स के नाम पे अकाउंट बनाए हुए हैं, एंड दे आर डूइंग दैट। अगर कोई प्राइवेट पे नहीं जाता और मिनिमम प्रोडक्ट पे काम करता है तो उसकी क्या कॉस्ट आ जाएगी? देखिए, मैंने प्राइवेट का तो आपको बता दिया कि आपको $2,000 to $5,000। अब ड्रॉप शिपिंग में आपको क्या है कि यू डू नॉट नीड टू पे एनीथिंग। ठीक है, द ब्यूटी ऑफ द ड्रॉप शिपिंग है इसके, अगर आपने ड्रॉप शिपर ढूंढ लिया है, उस ड्रॉप शिपर के क्या होगा कि पैक और शिप भी वही करके देगा। आपका सिर्फ और सिर्फ
कनेक्शन होगा उस ड्रॉप शिपर के साथ। Okay. आप उसकी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होंगे, दैट्स नॉट गोना बी योर प्राइवेट लेबल, आपका प्राइवेट लेबल नहीं होगा, बट हाँ, आप कहते हैं कि नहीं उनके साथ ड्रॉप शिपर्स के साथ काम कर रहे होंगे तो फिर वो अपना मार्जिन वहां से रखेंगे। जी, वो अपना मार्जिन रख के आपको हाँ, दे रहे होंगे हाँ, और आप कुछ मार्जिन रख के वहां पे बेच रहे होंगे। हाँ, ठीक है, दिस इज समथिंग आल्सो पॉसिबल, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं ड्रॉप शिपर पे जाते हैं और उनके लिए आइडियल हो जाता है। अगर आपकी व्यूअर्स में से कोई ऐसा है जिसके भाई बहन कोई अगर अमेरिका में मौजूद हैं, तो उनके लिए ड्रॉप शिपिंग अकाउंट क्रिएट करना जो है ना वो बड़ा आसान है। यहाँ पे बैठ के ड्रॉप शिपर अकाउंट क्रिएट करना, बिकॉज कि वहाँ पे उनके लिए सोशल नंबर रिक्वायर्ड होता है, बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो यूएस सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए काफ़ी आसान होती हैं। चलिए जी, ठीक है, क्विक बताएं जी जल्दी से कि इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। मॉनेटाइजेशन तो पाकिस्तान में है नहीं। बिल्कुल, मैं इसका एक ईजी सोल्यूशन बताया तो जो हर कोई कर सकता है, बहुत ईजी है। आप स्टार्ट करें फेसबुक मार्केटिंग से। मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ कि फेसबुक मार्केटिंग क्या होती है और क्या करें। आप फेसबुक पे जाएं, फेसबुक पे एक ऑप्शन होता है क्रिएट न्यू पेज, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सेम सिनेरियो इंस्टाग्राम पे होता है, आप बिजनेस अकाउंट अपना फ्री में बना सकते हैं। आप गूगल पे जाएं, वहाँ लिखें बिजनेस नेम जनरेटर, वहाँ जाके कोई अच्छा सा नाम निकालें जो आपको अच्छा लगे, जो यूज़र फ्रेंडली हो, कस्टमर फ्रेंडली हो, वो नाम उठा के आप अपना पेज क्रिएट कर लें। ठीक है, उसके बाद आप एक टूल है फ्री ऑफ कॉस्ट, इनिशियली लेवल पे बता रहा हूँ, उसका नाम है कैनवा। कैनवा पे क्या होता है, आप लोगो और कवर इमेज अपनी बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं, सिर्फ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। उसके बाद एक ऑप्शन होता है फेसबुक पे ही मौजूद, जब आप पेज क्रिएट कर लेते हैं, उसको कहते हैं मेटा एड्स मैनेजर। ओके, मेटा एड्स मैनेजर क्या काम करता है, आप अपनी इटसेल्फ, अगर आपको कोई भी स्किल आती है, आप वहाँ पे पेड स्पॉन्सर्ड कैंपेन चला सकते हैं। राइट, तरीका थोड़ा सा बता देता हूँ। स्पॉन्सर्ड कैंपेन ये होती है, फेसबुक के ऊपर आप बर्निंग करते हैं, पैसे लगाते हैं। फेसबुक का क्राइटेरिया क्या है, फेसबुक कहता है मिनिमम पर डे तुम 280 रुपीज़ लगा सकते हो, 280 रुपये पर डे फेसबुक के ऊपर। क्यों, जितने का $1 है उतने वो PKR में कन्वर्ट करके, तो 280 मिनिमम, मैक्सिमम आप जितने पे भी चले जाएं। तो इसमें होता क्या है, जब आप मेटा एड्स मैनेजर पे जाते हैं थ्रू फेसबुक पे, जब सारी चीज़ें बना लेते हैं, तो वहाँ पे जाके आप 4 से 5 चीज़ें कर सकते हैं अपनी कैंपेन को सेटअप करने के लिए। राइट, पहली चीज़ क्या कर सकते हैं, लोकेशन टारगेटिंग। क्या आप अपनी एडवर्टाइजिंग कहाँ दिखाना चाहते हैं, कहाँ दिखाना, मतलब आप डोमेस्टिक भी कर सकते हो, इंटरनेशनल भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होती है एज टारगेटिंग, कि आप किस एज वालों को दिखाना चाहते हैं। सही। उसके बाद होती है जेंडर टारगेटिंग, कि आप किस जेंडर वालों को दिखाना चाहते हैं। हम सब फेसबुक स्क्रॉलिंग करते हैं, फेसबुक स्क्रॉलिंग करते हैं तो दिस इज कॉल्ड फेसबुक फीड। तो फेसबुक फीड पे ऐड नजर आते हैं स्क्रॉलिंग के वक्त, तो उसको कहते हैं एडवांस प्लेसमेंट। राइट, फेसबुक मुझसे पूछता है कि तुम्हारा ऐड मैं कहाँ दिखाऊं, इंस्टाग्राम पे दिखाऊं, फेसबुक पे कहाँ दिखाऊं, बहुत सारी चीज़ें, रील्स, शॉर्ट्स, फेसबुक मार्केट प्लेस। तो फेसबुक मुझसे पूछता है कि तुम्हारा ऐड मैं लोगों को कहाँ दिखाऊं। तो मेजोरिटी लोग स्क्रॉलिंग में यूज करते हैं फेसबुक, उसको कहते हैं फेसबुक फीड। तो जब वो वहाँ जाते हैं, उनका ऐड वहाँ पे अपना पब्लिश करते हैं, लाइव करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, लोग उनके पास आते हैं, क्लाइंट्स उनके पास आते हैं। अब वो वहाँ पे कोई भी सर्विस दे सकते हैं, अगर वो ई-कॉमर्स करते हैं या वो शॉपिफाई डेवलपर है, शॉपिफाई क्या होता है, वहाँ पे जाके आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं। इजी, सबसे इजी। चले उसकी इस प्रोसेस पे आप इस तरीके से आगे जा सकते हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया फुरकान भाई हमारे साथ शो पे थे, और इमरान बटाटा साहब जो है हमारे शो पर आए। शो का जो ये सेशन का टाइम है ना, वो हो गया है एंड। अब हम अगले सेशन की जाने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक ब्रेक। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब, दांतों की सफाई कैसे रखी जाए, उसकी हिफाजत कैसे की जाए, क्योंकि आगे जो 4-5 दिन बाद दांतों के साथ दांतों का हाल होने वाला है ना, जो आप लोगों ने करना है, बोटियां खा खा के, मसूड़े और स्वेलिंग और 10,000 चीज़ें जो आप लोगों की सामने आने वाली हैं। तो हमने सोचा कि डेंटिस्ट भी बुलाते हैं और साथ साथ जो है वो समरीन को भी बुलाते हैं, जो आपको टोटके भी बताएंगी कि भाई आप कैसे अपने दांतों को साफ़ रख सकते हैं और उनकी हिफाजत कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो डॉक्टर अली हसन मौजूद हैं, और हमारे साथ जो हैं सबीन फातिमा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अली सबसे पहले ये बताइए कि दांतों को कैसे साफ़ रखा जाए, मसूड़ों की स्वेलिंग से कैसे बचा जाए, और जो इतना गोश्त खाते लोग, सेंसिटिव उनके गम्स होते हैं, फिर प्रॉब्लम होती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखें, जो प्रोटीन इनटेक हमारा भी बढ़ने वाला है थ्रू इन फॉर्म ऑफ मीट, जी 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 जी, तो बड़े का गोश्त हो, छोटे का हो, उसका ये होता है पोटेंशियल कि वो दांतों के कॉन्टेक्ट्स के बीच में फंस जाता है जाके। सही। और फिर उसके बाद ये प्रोटीन हमारे जो मुंह में जो ओरल फ्लोरा है, यानी हमारे मुंह के अंदर जो जरासीम का एक ख़ानदान है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है अच्छे ख़ानदान से बुरे ख़ानदान में, अगर उसको कोई स्टिमुलस मिल जाए, सही, इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन, जी जी, तो फिर वो वहाँ पर दांतों के बीच में एसिड थ्रो करता है, और वो एसिड तेजाब उस दांतों को, संगमरमर को गलाना शुरू करता है, जिसको कैविटी कहते हैं। कैविटी कहते हैं। दूसरा, मसूड़े अगर रिसीड करना शुरू हो जाए,
ड्यू टू एनी रीज़न, डायबिटीज़ की वजह से, दांत घिसने की वजह से, मसूड़े साफ़ ना करवाने की वजह से डेंटिस्ट के पास जाके, तो उन मसूड़े और दांतों के बीच में भी ये आराम से ये गोश्त फंसता है। और इसके बाद हम ये करते हैं कि हम पाकिस्तानी करेंसी को फोल्ड करके या उससे निकालते हैं, या फिर हम कोई दरख्त के टहनी से हम उस गोश्त को निकालते हैं। हालांकि उसूल ये होना चाहिए कि हम मसूड़ों की सफाई डेंटिस्ट के पास बकरीद से पहले एक दफ़ा जाके करवा लें। सही। और साथ ही फ्लॉस किस तरीके से करते हैं, फ्लॉस नाम की चीज़ होती है, वो किस तरीके से करते हैं वो डेंटिस्ट से सीख लिया जाए। सही। ताकि मसूड़े और दांतों के बीच में से वो जो गोश्त है वो जब हम खाएं जी जी तो फिर वो उसको निकालने का तरीका हमें आए। तो ये चीज़ें, और साथ में डेफिनेटली आपने 2 टाइम ब्रशिंग रेगुलर रखनी है, रात को सोने से पहले, सुबह नाश्ते के बाद। राइट। ये 2 टाइम आपने रेगुलर रखनी है। कोशिश करें कि अगर डेंटिस्ट के पास बकरीद से पहले जा रहे हैं तो फिर मसूड़ों की सफाई करवा लें और एक माउथ वॉश अपने मसूड़े या दांतों के हिसाब से प्रिस्क्राइब करवा लें, खुद सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन की तरफ ना जाएं। अच्छा, फिर अब हमारी जो प्रैक्टिस है, क्योंकि हम 6-7 जगह मेरे क्लिनिक्स हैं कराची के डिफरेंट एरियाज़ में, तो हमें रुझान हमारा ये होता है कि बकरीद के बाद फ़ौरन से पेशेंट्स की तादाद बढ़ जाती है। सही। पहले कम आते हैं, बाद में ज़्यादा। वो ये वजह होती है कि फिर वो जो दांतों में माइक्रो क्रैक्स होते हैं ड्यू टू बीटल नट्स या फिर दांत आपस में घिसने की वजह से, वो जब बीच में हड्डी आना शुरू होती है उसकी, तो फिर वो क्रैक, टूथ सिंड्रोम या फिर दांतों के फ्रैक्चर के केसेस या अकल दाढ़ में तकलीफ के केसेस ये बढ़ जाते हैं बकरीद के बाद। और इन सब की मेन वजह हमारी एक तो आदत है कराची वालों की, स्पेशली छालिया खाने की एंड एवरीथिंग। दूसरा ये है कि मसूड़ों की सफाई डेंटिस्ट के पास जाके ना करवाना, क्योंकि डर ये होता है कि कहीं दांत ना कमज़ोर हो जाए। हालांकि हम दांतों को कमज़ोर नहीं कर रहे, हम उससे वो गंदगियाँ हटा रहे हैं जो आप अपने ब्रश से निकाल नहीं पाते। तो हमारे पास कुछ ऐसे औजार होते हैं जिससे वो आसानी से वो गंदगियाँ निकल आती हैं। सही। सबीन, आपके पास क्या टोटका है कि दांत साफ भी रहें, मजबूत भी रहें और गम्स में स्वेलिंग भी ना हो? देखिए, क्योंकि बकरीद जैसे हम बात कर रहे हैं कि करीबी है, और उसके बाद एक बहुत बड़ी रेंज में जो है ना, खाली डेंटिस्ट के पास नहीं, ओवर्स के पास लाइन लगी हुई होती है। क्योंकि हम दांतों को समझ लेते हैं बकरीद पे, वो एक खुंडी होती है ना, खुंडी जिसे कीमा बनाते हैं, तो वो दांतों को भी हम समझ लेते हैं कि वो हम उसी तरह उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इतना ज़्यादा चबाना और खाना शुरू कर देते हैं कि अगर हम बारबेक्यू बना रहे हैं तो समटाइम ऐसा होता है कि बारबेक्यू जो होता है वो कच्चा ही उतार के शौक में लोग खाने बैठ जाते हैं, जिससे आपका पेट भी ख़राब होता है, दैनिक के आपके दांत भी ख़राब होते हैं। तो उसके लिए बेस्ट है कि अब क्योंकि एक क्लिनिक के एक प्रोसेस बिल्कुल अलग है और रेमेडी का बिल्कुल अलग है। उसमें एक आप नीम के पत्ते जो होते हैं, नीम के पत्तों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नीम की जो डंडी होती है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं दांतों में, क्योंकि नीम जो होता है वो बैक्टीरिया जो होता है उसको जल्दी ख़त्म करता है। इसके अलावा अमरूद के जो पत्ते होते हैं, अमरूद के पत्तों को लेके और उसको धोने के बाद वॉश करके और उसको थोड़ी देर के लिए चबा लें। उससे ये होता है कि आपका गला भी सही रहता है और साथ में आपके दांत भी मजबूत रहते हैं। अच्छा, जो लोग इसको ओरली नहीं ले सकते हैं उनके लिए ये है कि उन पत्तों को आप बॉईल करें, बॉईल करने के बाद वो पत्ता वैसे भी सॉफ्ट हो जाएगा। आप या तो उसका जूस इस्तेमाल कर लें, एक कप पानी लें, उसमें आप 2 पत्ते जो है वो बॉईल करें। ज़्यादा पत्ते नहीं बॉईल करने, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो पता चला सारे अमरूद के पत्ते ठेले पे से उठा के जो है ना आपने बॉईल कर लिए, तो सिर्फ 2 पत्ते जो है वो दिन में वो आपको इस्तेमाल करने, अमरूद के पत्ते। उससे ये होगा कि अगर आप ओरली उसको ले सकते हैं तो वो भी इस्तेमाल करें, वरना आप उसको लिक्विड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। तो इससे जो है वो आपको होने वाला है बहुत ज़्यादा फ़ायदा। अच्छा, ये बताएं, बहुत सारे लोग इस तरह से भी बात कर रहे थे कि ये मसूड़ों से खून निकल रहा है, स्वेलिंग हो रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो सेंसिटिव उनके जो होते हैं वो गम्स होते हैं, वो क्या करें? देखिए, उसके लिए बेस्ट है कि जो है ना हमारे पास लौंग है और लौंग का जो है ना तेल भी आता है। तो कोशिश करें कि ये तमाम चीज़ें ना पहले से दांतों को इतना मजबूत कर लेंगे, वो गाय बेचारी इतनी मजबूत नहीं होगी जितने जो है आपके दांत मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि जो खाने का जो प्रोसेस चलेगा बकरीद से लेके, और फिर वो मेरे ख्याल में महीनों तक लोग तो उसको स्टोर कर लेते हैं, फ्रिज व्रिज ले रहे होते हैं, सब चीज़ें जमा कर रहे होते हैं, तो उसको इस तरह खाएं
कि वो आपके दांतों को भी नुकसान ना हो, आपके वैसे भी पेट को भी नुकसान ना हो, क्योंकि डॉक्टर्स के पास इतनी लाइन लगी हुई होती है। उसमें आपको जो है वो नींबू पानी का और बहुत सारी चीज़ें जैसे आप नमकियात की होती हैं वो आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन मसूड़ों के लिए बेस्ट है कि आप जो है लौंग का तेल वो आप मसूड़ों पे रात में लगा के सोएं। और अगर आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद, खाने के जब आप मज़े ले लें तो उसके बाद आपको लौंग का तेल लगाना है। वो लिक्विड के तौर पे आपके गम्स जो होंगे उसमें आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक आता है कबाब खंदक। कबाब खंदक जो है किसी भी करियाने की दुकान पे मिल जाता है। वो ऐसा होता है जैसे इलायची के दाने होते हैं या साबुत धनिया, इस टाइप का होता है। उसको आपने दांतों में रखना है और उसको थोड़ी देर के लिए उसका जब अच्छी तरह से जैसे रस खाने का गोश्त का आप इस्तेमाल करेंगे ना, इसी तरह का उसको फिर आपने निकाल देना है। और वो 3 से 4 मिनट, ज़्यादा नहीं रखना वरना आपके मुंह में छाले भी हो सकते हैं, क्योंकि उसके इतनी हार्ड होती है उसकी वो जो उसके रेजिस होते हैं वो इतने ज़्यादा तेज़ होते हैं कि वो उससे मुंह में छाले भी हो जाते हैं। तो 2 से 3 दाने कबाब खंदक के वो आपको दांतों में रखने, जिससे आपके दांत मजबूत भी रहेंगे और गोश्त से फाइट करते रहेंगे। वो फाइट करते जितने दिन आप गोश्त खाएंगे आपकी फाइटिंग में जो है ना वो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। तो ये रेमेडी वो है जो आप घर में अपने आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई आप अभी इससे पहले और कुर्बानी पे इतना खर्चा कर रहे हैं तो एक विजिट क्लिनिक का भी कर लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए जी, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात सबीन ने हमें बताई है। लेकिन डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि गम्स जो हैं उनके लिए जो स्वेलिंग आ जाती है या ब्लड निकल रहा होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि मसूड़ों की स्वेलिंग की वजह क्या है। नंबर 1, ख़वातीन में एक जो मोस्ट कॉमन वजह है प्रेगनेंसी के दौरान होता है। सही। नंबर 2, मेनोपॉज के बाद भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। सही। यंग एडोलेसेंस जो लड़कियां हैं उनमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होता है। अच्छा जी, इसके अलावा जो हमारे एडल्टली पेशेंट्स होते हैं वो कुछ ब्लड प्रेशर की एक ऐसी ख़ानदान की मेडिसिन लेते हैं जिसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कहते हैं। उसका साइड इफ़ेक्ट मसूड़ों का फूलना भी होता है। सही। तो कभी कभार जब पेशेंट हमारे पास आ जाता है और मैं हिस्ट्री लेता हूँ कि आप क्या हाइपरटेंसिव हैं और वो कहता है यस, और मसूड़े उसके फूले हुए होते हैं, तो हम इजीली उसको एड्रेस कर सकते हैं उस चीज़ को कि ये उस दवाई का साइड इफेक्ट है और हम उसको वापस उस डॉक्टर के पास भेजते हैं कि आप दूसरे ख़ानदान की गोली लिखवा दें। अच्छा, इसके अलावा मसूड़े फूलने की और वजह अगर ये चीज़ें नहीं है तो इसके अलावा डायबिटीज़ भी है और मसूड़े और दांतों के बीच में गंदगी का जमा होना भी है। अगर वो जो टाटर जिसको कहते हैं, जो प्लाक से कन्वर्ट होकर टाटर एक कॉलोनियाँ बन जाती हैं जो कि बिल्कुल उसका कलर दांत की तरह ही होता है। तो पेशेंट अक्सर जब वो टूटता है तो कंफ्यूज होता है कि कहीं मेरा दांत तो नहीं टूट रहा, हालांकि वो एक टाटर होता है जो टूट रहा होता है। ये वो सारी वजूहत है, तो बस ट्रीटमेंट ये वो सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से मसूड़ा फूलता है। सफाई, मसूड़ों की सफाई रेगुलर रखवानी है आपने एंटीबायोटिक्स पेशेंट को डेंटिस्ट से लेना है और उसके बाद आपने रेगुलर 2 टाइम ब्रशिंग करना है, माउथ वॉश यूज़ करना है और मसूड़े ठीक रहेंगे। आप चलिए जी, ब्रशिंग करनी है, माउथ वॉश करना है, डेंटिस्ट के पास रेगुलर जाना है, मसूड़े आपके ठीक रहेंगे। डॉक्टर ली हमारे शो पर है, सबीन हमारे शो पर हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले जो है ये एक छोटी सी बच्ची हैं हलीमा फराज जिनकी आज बर्थडे है, तो हलीमा हैप्पी बर्थडे टू यू, 1000 मोर टू कम। खुश रहिए और आज का दिन अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए।